Is my screen visible? Everybody? Okay. Yes, and sir. Yes, sir. ऑडियो वीडियो सब ठीक है, स्टेबल है? ठीक है। तो अभी तक हमने जो जो कवर कर लिया था, ये एक मेरे साथ ट्रेजेडी हुई। माय कंप्यूटर सडनली क्रैश्ड और जितना मैंने इस पे काम किया हुआ था वो सारा उड़ गया। तो फिर आगे का आज मैंने ये आज ही बनाया है, थोड़ा सा टाइम लगा के दिन में। तो पीछे का हम एक बार विदाउट नोट्स एंड स्क्रिबलिंग्स चेक कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया वेरी क्विकली। सो पहला हमने चैप्टर 1 देख लिया था। चैप्टर 1 स्टार्टेड फ्रॉम टाइटल एंड एक्सटेंट ऑपरेशन एंड एंडेड एट सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड। जो 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 क्या थे? स्पेशल लॉज, लोकल लॉज एंड आर्मी, नेवी एंड ऑल द मार्शल लॉज। Then we came on to chapter 2, which was general explanations, जिसमें बहुत सारी definitions थी जो हमने चेक करी थी। Section 6 से शुरू होता है, which says that all the definitions are to be understood subject to exceptions. Exceptions हमें दिए हुए हैं कहाँ पे? Chapter number 4, 76 to 106. Oh, sorry, 4. 4 में I think punishment। 76 to 106. हाँ जी। So chapter 4 में हमने general exceptions देखे, which is from 76 to 106। और सेक्शन 6 जो है वो यही कहता है कि सारी डेफिनेशंस को हम इन एक्सेप्शंस के अधीन पढ़ेंगे हमेशा। देन दिस एंड्स एट 52A, which talks about harbor. Harbor is when we try to help a person from getting legal punishment. Then we came on to chapter 3, which was about punishments, जिसमें सेक्शन 53 से शुरू होता है। पनिशमेंट्स दी गई हैं 6 तरह की। Submission. Yes sir. For new people, I mean, who have joined, just to remind you, मैंने लिखा हुआ था तो you may write, उनके लिए ठीक रहेगा। सेक्शन 52A के साथ आपने बताया था सेक्शन 130, 136, 212, 216, 157। हाँ, वो तो हम सर डेप्थ में जब जाएंगे तो हम तो आपके मिट गए ना, ये सारे मिट गए हैं, इसलिए कोई बात नहीं, वो तो अभी हम वी आर जस्ट ब्रशिंग अप कौन कौन से हमारे पीछे सेक्शंस हो चुके हैं। थैंक्स फॉर द इनपुट। सो 53 में हमने पनिशमेंट्स देखी थी। वी हैव डिफरेंट पनिशमेंट्स लाइक फॉरफीचर, फाइन, डेथ, पेनल्टीज, रिगरस, सिंपल एटसेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ हमने हटा दिया था। देन केम 75, जहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, विच टॉक्स अबाउट एनहांस पनिशमेंट। अगर आप एक ही अपराध बार बार करते हैं तो आपको कुछ पनिशमेंट ज्यादा मिलती है, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ ग्रेवर फॉर्म ऑफ एनीथिंग दैट यू आर डूइंग और एनी काइंड ऑफ इंटेंशन दैट यू हैव, दैट यू आर कैरिंग। देन वी हैड चैप्टर 4, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात करी, जनरल एक्सप्लेनेशंस, एक्सेप्शंस। 76 से शुरू होता है, वेयर द पर्सन थिंक्स दैट ही इज बाउंड बाय लॉ and then does something in good faith, तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसी की तरह 79 भी है, वो कहता है that he was believing that he was justified by law, bound by law, justified by law. This section ends at 106. The proposition in 106 is, अगर कोई आपको ऐसा इंसान मारने आ रहा है, कोई भी इंजरी पहुंचाने आ रहा है जिसका अपराध करना अपराध नहीं माना जाता, whatever he does is accepted out. For example, he is unsound. For example, he is not of age. For example, he is drunk. If he is coming towards you, और सिद्धांत प्राइवेट डिफेंस का क्या कहता है, अगर कोई आपके खिलाफ ऑफेंस करने आ रहा है तब आप उसको प्राइवेट डिफेंस में हार्म कर सकते हो। बट ये लोग जो पागल हैं या एज में कम है, इनका करना तो कुछ भी ऑफेंस है ही नहीं, तो क्या हम इनके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं? 106 says yes, we can do that. Then came chapter 5, which was about abetment, किसी को भी दुष्प्रेरणा देना, किसी को भी उकसाना कोई गलत काम करने के लिए। 107 में abetment की definition दी गई है, जो 3 तरह से होता है, which is aiding, facilitating and conspiracy. And then we moved on to and ended at 120, which is concealment of design. So एक तरह की aiding ये भी होती है कि आपको पता है कोई अपराध करने वाला है and still you are concealing it and you are helping the person, saving him from punishment or saving him from being apprehended. Chapter 5A में हमने criminal conspiracy के बारे में देखा, which is 120A and 120B. 120A सिर्फ एक definition है, 120B अपने आप में एक offense है, which is agreement to do something, which is an offense. Chapter 6 में 121 से शुरू करके हमने 130 पे खत्म किया। 121 is waging or attempting to wage war against the government of India. When you're doing something like this, then
there are some exceptional situations where even preparation is makes you guilty and makes it punishable. So 122 और 126 कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें सिर्फ प्रेपरेशन की स्टेज पे भी आपको सजा मिल जाती है. Then we came to chapter 7, which talks about offenses relating to army, navy and air force. 131 से शुरू होता है, whereby you abet mutiny, आर्मी के अंदर ही लड़ाई करवा देना, कोई अटैक करवा देना. एंड देन 140 पे खत्म हुआ, वेयर इट इज अबाउट वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन, सो दैट यू आर काइंड ऑफ पासिंग ऑफ एज अ मैन इन आर्मी. देन वी टॉक्ड अबाउट 141 अनलॉफुल असेंबली, चैप्टर 8 में. ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के ऊपर है. ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कामनेस. अगर आप उसको भंग करने की कोशिश करते हैं तो आप एक अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं. 5 लोगों की इसमें जरूरत होती है. 141 डिफाइन करता है, पनिशमेंट 143 में दी जाती है. 141 से शुरू होके दिस चैप्टर एंडेड एट एफ्रे. एफ्रे का मतलब होता है जब दो लोग कोई दंगा फसाद करते हैं एंड पीस को खराब करते हैं. 159 एंड 160. Then we talked about chapter 9, which is relating to public servants. 161 से 165A तक रिपील्ड है. 1988 की एक्ट थी जो हमने अब करप्शन के लिए अलग से एक एक्ट बना दिया है, वो अलग हो चुका है. 166 से लेके 171 तक इसमें चैप्टर्स सेक्शंस अभी भी बाकी हैं. 166 बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे अगर कोई ललिता कुमारी जजमेंट का उल्लंघन कर रहा है, आपकी कंप्लेंट नहीं लिख रहा है, तो यू कैन गो गो अगेंस्ट दैट पुलिसमैन और पब्लिक सर्वेंट और हुएवर इट इज. जो 166A में कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, आपकी एग्जामिनेशन का कंडक्ट कैसे होगा, FIR लिखने का कैसे होगा. अगर उसका कोई भी उल्लंघन होता है तो 166A में आता है. 171 is just like the other section that we saw. 171 इससे पहले wearing or carrying garb. 140. That is where this chapter ends. Then we come to 9A. किसी काम का चैप्टर नहीं है ये, स्टिल हमें देखना पड़ता है. तो 171A में डेफिनेशन है कैंडिडेट एंड इलेक्टोरल राइट की. कैंडिडेट इज एनीवन हु स्टैंडिंग फॉर द वोटिंग और स्टैंडिंग फॉर टू बी इलेक्टेड. एंड इलेक्टोरल राइट इज वोटिंग का राइट भी, खड़े होने का राइट भी, ऑल द राइट्स दैट आर रिलेटेड टू इलेक्शंस. 171I में खत्म होता है ये, एंड विच इज अबाउट फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 10 इज सुपर इंपॉर्टेंट और इसके आगे के सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हमने बहुत ध्यान से कवर किया था, इसको हमने बहुत लिंक भी किया था, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस भी थे. तो न्यू मेंबर्स कैन चेक आउट द वीडियोस. you'll find great confidence once you've gone through them. चैप्टर 10 है अबाउट contempt of lawful authority. आप किसी आदेश को मानने से मना करते हो, ओमिट करते हो या अवॉइड करते हो, किसी तरह से प्रिवेंट करते हो. 172 talks about when you have been summoned by the court and you don't respect that summon or you don't respond to that summon like you should have. 172 से लेके 190 तक. 190 is about threat of injury to induce person from refraining to apply for protection. कि you don't apply for protection or else I'll do that or this or that. चैप्टर 11 हमने देखा, विच इज अबाउट फॉल्स एविडेंस. 191 से शुरू होता है एंड एंड्स एट 229A. 191 इज फॉल्स एविडेंस की डेफिनेशन, गिविंग फॉल्स एविडेंस. एंड देन 229A इज फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट. सो इफ यू डोंट अपीयर, अगर आपको बेल पे छोड़ा गया है और आप फिर भी वापस नहीं आते हो बुलाने पे, then this is where you will be booked. Then comes chapter 12, coins and government stamps. मुझे नहीं लगता इसमें हमें जाना पड़ेगा. 230 से शुरू होता है and 263A पे खत्म होता है. Then we have chapter 13, weights and measures. Four sections, 264 से 267. Not very important again. Chapter 14, which is about पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स. ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा था. 268 स्टार्ट्स फ्रॉम पब्लिक न्यूसेंस. जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे हैं आप सोसाइटी में, जिसकी वजह से अनॉयंस होती है लोगों को, द पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज इज अफेक्टेड, दैट इज पब्लिक न्यूसेंस. बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक सेक्शन था 279, विच इज रैश ड्राइविंग, राइडिंग एटसेट्रा. देन वी हैव सम ऑफेंसेस रिगार्डिंग taking the conduct respecting anything that you are in control of.
एंड 294A पे ये खत्म होता है, विच इज अबाउट लॉटरी ऑफिस. देन वी केम टू offenses relating to religion, which was chapter 15. Starts from injuries or defiling a place of worship. जब आप नुकसान पहुंचाते हो, सोमनाथ के मंदिर का हमने एग्जाम्पल लिया था. एंड 298 में it's about uttering words to wound the feelings, religious feelings, which keeps on happening. इसको हमने 153A 153B के साथ कनेक्ट करके पढ़ा है. That is what this is about. Now let's come to one of the most important chapters, one of the most relatable chapters, one of the most frequently invoked chapters, which is chapter 16. 16 और 17 बहुत important है. 16 बात करता है offenses affecting human body की, और 17 बात करता है offenses affecting property. Now human body के जो offenses हैं, they start from 299, जो हम सब जानते हैं culpable homicide है, ends at 377, which is unnatural sexual intercourse. 299 culpable homicide is something that we read in contrast with murder, जहाँ पे culpable homicide is a lesser form of murder, जहाँ पे इंसान की डेथ तो होती है बट आपकी इंटेंशन की ग्रेविटी में फर्क होता है. मर्डर में यू वांट द पर्सन टू डाई, योर इंटेंट एंड योर एक्शन इज समथिंग जिसकी वजह से इमिनेंट डेंजर पैदा होता है, एंड इन ऑल लाइकलीनेस द पर्सन इज गोइंग टू लूज हिज लाइफ. 377 अननेचुरल ऑफेंस है. अननेचुरल माने एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, जिसकी डेफिनेशन आज की डेट में काफी हद तक चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द सोशल चेंजेस दैट वी आर सीइंग. बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ केसेस आए थे, नाज फाउंडेशन, देन सुरेश कौशल, देन नवतेज सिंह जौहर, 2010, 2014, 2018 की ये जजमेंट्स हैं. ये कौन सा वाला बताया आपने, कौन सा सेक्शन? सर 377, which is the last section in chapter 16. So इसके बारे में हम आएंगे इसके ऊपर. आई वाज जस्ट टेलिंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है. अब शुरू करते हैं. एक एक सेक्शन को धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी देखेंगे, बट धीरे धीरे भी देखेंगे कंपैरेटिवली. सो लेट्स स्टार्ट. सो 299 सबसे पहले. नाउ 299 इज कल्पेबल होमिसाइड. कल्पेबल होमिसाइड कुछ नहीं है. होमिसाइड इज द जीनस. होमिसाइड का मतलब होता है एक इंसान को मारना. होमो एंड साइड. सो होमो होता है एक इंसान, होमोसेपियंस हम पढ़ते हैं, एंड साइड होता है उसको मार देना. सो किसी भी तरह से आप कभी भी किसी को मारते हो तो वो होमिसाइड होता ही होता है. अब वो मर्डर होगा या नहीं वो आपकी इंटेंट पे डिपेंड करता है. सो 299 इज द डेफिनेशन ऑफ होमिसाइड, राइट. इसके अंदर इंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, एंड लाइकलीनेस भी इंपॉर्टेंट है. तो ये बात ऐसी कुछ करता है कि जब आप पूरी इंटेंट के साथ किसी को मारते हो, जब आप नॉलेज के साथ मारते हो, और जब आप इस तरह से मारते हो व्हेन यू नो दैट देयर इज अ लाइकलीनेस दैट द पर्सन विल डाई. इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जो कहती हैं अगर आपको पता है किसी को किसी तरह की बीमारी है. मुझे पता है कि सोनिया मैम को ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको धीरे से जाके अगर नॉक भी कर दिया तो भी उनकी डेथ हो जाएगी या किसी तरह की इंजरी हो जाएगी या जो मर्जी होगा. फॉर दिस सेक्शन वी नीड द पर्सन टू डाई. और मैं वो छोटा सा काम भी कर सकता हूँ, कर देता हूँ, जो अगर मैं नॉर्मली किसी को करता तो वो सिर्फ एक हर्ट होता. मगर मैं क्योंकि किसी को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कर रहा हूँ, स्पेशल नॉलेज के साथ कर रहा हूँ, दैट द पर्सन हैज समथिंग गोइंग ऑन, सम मेडिकल इशू और सम extravagancy, then that will become culpable homicide. So you have accelerated someone's death because you had special knowledge about that person. You know that someone has किसी का अभी ऑपरेशन हुआ है स्प्लीन का, and you hit the person right onto the abdomen or right onto that place where you know that the person has been operated. तो again you are accelerating the death. तो ये भी culpable homicide में आएगा. Then comes another explanation जिसमें जो कहती है कि अगर आप ये कह दो कि इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाती तो ये ठीक हो जाता, सो आई शुड नॉट बी चार्ज्ड.
so that will not become any exception for you. That again will take you to culpable homicide. And the third one is the explanation which talks about a child in mother's womb. अगर एक बच्चा अभी भी गर्भ में है और उसकी डेथ हो जाती है, इट्स नॉट अ कल्पेबल होमिसाइड बिकॉज उसको हमने इंसान नहीं माना अभी तक. मगर अगर वो किसी भी कोई भी पार्ट उसका बाहर आ जाता है फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी एंड देन you do something because of which it dies, then it is a culpable homicide, क्योंकि वो बाहर आ गया था. मगर ये याद रखने वाली बात है कि मदर्स वूम में जब तक बच्चा है तब तक उसे कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट अ होमो राइट नाउ. अभी होमोसेपियन ही नहीं हुआ है वो, बिकॉज ही इज इनसाइड, ही इज जस्ट अ फीटस. कौन सा सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन? 299 की एक्सप्लेनेशन है 3. ठीक है. सो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे हमें केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट अपने आप में इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाती है, बहुत सारी कोर्ट्स कंफ्यूज हो जाती हैं. तो हम विल रीड अ वेराइटी ऑफ केसेस जिसमें अलग अलग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम समझेंगे कि कब कल्पेबल होमिसाइड में डालना चाहिए और कब हमें उसे मर्डर में डालना चाहिए, बिकॉज बहुत छोटा एक डिफरेंस है. एंड मोस्टली इट इज अबाउट इंटरप्रेटिंग, मोस्टली इट इज अबाउट अप्रिशिएटिंग द एविडेंस दैट इज देयर बिफोर द कोर्ट. तो बहुत कंफ्यूजिंग केसेस होते हैं इसमें. Then comes 300. अच्छा, ये डेफिनेशन है, यहाँ पे ये अपराध नहीं है. 299 इज अ डेफिनेशन क्लॉज. देन 300 इज ऑल्सो अ डेफिनेशन क्लॉज. 300 मर्डर की बात करता है. मर्डर में क्या होता है, जब सफिशिएंटली आपने कुछ ऐसा किया है जिससे डेथ होनी ही होनी है. अब अगर मैं विवेक को एक कमरे में बंद कर दूं और उसमें 5, 7, 10 डब्बे पेट्रोल के डाल के और उसमें आग लगा दूं हर जगह से बंद करके, तो डेथ होनी ही होनी है ना. इट्स मोस्ट लाइकली भी क्या है, इट्स इमिनेंटली डेंजरस, तो इट्स गोना कॉज हिज डेथ, तो वो मर्डर हो जाएगा. तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में यही एक फर्क होता है, यही एक छोटा सा लिंक अगर रह जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड रह जाता है, उसकी सजा कम होती है. और जब वो पूरा हो जाता है तो उसकी सजा ज्यादा होती है, वो मर्डर बन जाता है. Right? So in most of the cases where the prosecution is trying for murder, the defense is trying कि हमें culpable homicide में छोड़ दिया जाए, या provocation में बचा लें किसी को, या किसी तरह का exception लगा लें, सजा कम करा लें, यही ट्राई किया जा रहा होता है. So इसको हम समझेंगे बहुत सारे केस लॉस के साथ, तब हमें समझ आएगा. Now let's go ahead. अच्छा, 300 के ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी हैं, ये भी हमें चेक करने होंगे. 5 एक्सेप्शंस है इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको प्रोवोक कर देता है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, तब आपको कुछ कम सजा मिलेगी. ऐसा नहीं है कि सजा से बच जाओगे. अगर हाँ मैंने प्रोवोक किया है, से सपोज मैंने गोपाल सर को कुछ बुरा भला कह दिया, या वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल, लोगों के बीच में लड़ाई होती है, स्पेशली गांव वालों के बीच में, तो गाली गलौज बहुत जल्दी हो जाती है. तो अब अगर एक ने कोई गाली वगैरह दे दी तो अदर हैज अ सफिशिएंट रीजन. अगर वो एग्रीवेट इतना हो जाता है, इतना प्रोवोक हो जाता है कि उसको इतना गुस्सा आ जाए कि वो वापस मार दें, तो एक ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला सिनेरियो बन जाता है. मगर अगर किसी ने प्रोवोक किया भी है तो भी आपको ये हक नहीं मिल जाता कि आप उसको पूरा ही खत्म कर दो. तो प्राइवेट डिफेंस से अगर बात बाहर जा चुकी है, 76, 106 जो हमने एक्सेप्शंस देखे थे, उनसे बाहर जा चुकी है अगर बात, तो फिर आपको सजा मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड में. ठीक है, तो फिर आपको पूरी तरह से एक्सेप्शन नहीं मिलेगा. सो ये उसका एक एक्सेप्शन है. इसी तरह से एक और एक्सेप्शन है, अगर कोई पुलिस वाला भाई आपको पकड़ने आ रहा है तो उसको मत मारो. उसको मार दोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर कल्पेबल होमिसाइड वगैरह ये सब चीजें होंगी. कोई सडन फाइट हो जाती है, कहीं पे एकदम से लड़ाई शुरू हो जाती है ग्रुप के अंदर और तब कोई मर जाता है, अगेन दैट इज समथिंग दैट कैन मिटिगेट द सर्कमस्टांसेस. पूरी तरह से बचाएगा नहीं आपको, मगर कहीं पे अगर एकदम से लड़ाई हो गई और वहां पे किसी को ऐसी चोट लग गई जिसकी वजह से वो मर गया, देन दैट कम्स अंडर 300 के एक्सेप्शंस. 5 एक्सेप्शंस है इसके अंदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 301, which is culpable homicide by causing death of person other than the person whose death was intended. Now I intend to cause लीना मैम्स डेथ. ठीक है, और मैं उनके लिए एक बढ़िया सा स्वाद सा जहरीला जूस भेजता हूँ ऑफिस में पीने के लिए.
बट व्हाट हैपेंस इज दैट उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है एंड समवन एल्स कम्स एंड ड्रिंक्स द व्हाटएवर आई हैव मेड एंड द पर्सन डाइज. सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज the culpable homicide that I wanted to cause was of person other than the person whose death was intended. तो जिसकी मैंने डेथ कर दी है, the other person who came after Leena ma'am to the office, that person I did not intend to kill. और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं बचूंगा नहीं ये कह के कि मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, मेरी इंटेंशन नहीं थी. क्यों नहीं बचूंगा? क्योंकि हमने पढ़ा था मेंजरिया सिर्फ इंटेंशन नहीं होता. मेंजरिया इंटेंशन भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है, रैशनेस भी हो सकती है. और इनकी चाहे लेवल्स कम होते रहे मगर सजा खत्म नहीं होती. दे डोंट बिकम एक्सेप्शंस. सो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन भले ही नहीं है बट नॉलेज है कि अगर ये इन्होंने नहीं पिया और किसी और ने पी लिया तो उनकी डेथ होगी. So if I have that kind of knowledge and I do something like this, I still am punishable for that very offense. And इसको कहते हैं 301 को प्यार से ट्रांसफर ऑफ मैलिस. ट्रांसफर ऑफ मैलिस, राइट? मैलिस, I hope everybody knows malice, malefied intentions, है ना, malicious act, malignant act. सो ये अगर मैंने मैलिस किसी के लिए पाली थी और ये मैलिस किसी और के ऊपर एग्जीक्यूट हो गई गलती से, देन आई एम स्टिल पनिशेबल. ओके, आई कैन नॉट सी श्रद्धा जी, सुलक्षणा जी, प्रशांत सर ऑन वीडियोज. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टे ऑन वीडियोज इफ यू कैन. 302 मर्डर के पनिशमेंट के बारे में बात करता है. सो 300 और 302 को आप ज्वाइन कर लेना एक साथ. मर्डर की पनिशमेंट जो है वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, ठीक है? एंड उसके बाद साथ साथ देख लो 304 विच इज कल्पेबल होमिसाइड की punishment for culpable homicide not amounting to murder. यहाँ पे पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 साल या फाइन. सर 302 तो सबको याद, सबको पता होता है. 302 तो सबको पता होता है. सिनेमा के हिसाब से सबको पता होता है. सबको पता होता है. एक बार अभी मैं कोर्ट से आया था, मैं नारियल पानी पी रहा था, तो एक उनको दिखता है ना कि कोर्ट में कोई खड़ा है तो कुछ ना कुछ पूछ लो. तो उसने मेरे से पूछना शुरू किया नारियल पानी वाले ने कि अभी अभी एक लड़का था मेरे से लड़ाई करके चला गया, उस पर क्या सेक्शंस लगेंगे, मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ या नहीं जा सकता. तो मैंने कहा सेक्शंस तो आप सारी चीज बताओ तो मैं बताऊंगा कौन से सेक्शंस लगेंगे. कहता तो 302 तो इस पे लग ही जाएगा, वो तो मैं जानता ही हूँ. मैं अच्छा ऐसे 302 सबको पता है. कहता 302 तो लग ही जाएगा, बाकी और क्या लगेगा. मैंने कहा बहुत अच्छे बेटे, वकील बन गए तुम. वकालत में आते ही लोग 302 को सुनकर है सर. हाँ 302 और 307 सबको पता होता है. ये नहीं पता अंदर क्या है, बट हाँ पता है 302 और 307 आईपीसी में है, समथिंग रिलेटेड टू किलिंग समवन. सो 299 को 304 से कनेक्ट कर लेना और 300 को 302 से कनेक्ट कर लेना. तो जैसे मैंने बताया जब हम मर्डर की प्रोसिक्यूशन में होते हैं तो हम हमेशा उसकी ट्राई कर रहे होते हैं कि सर मर्डर मत दो, कल्पेबल होमिसाइड कर दो, इसकी इंटेंशन नहीं थी एंड ऑल दैट. तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि मर्डर में डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट्स, थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है इसका पनिशमेंट का स्कीम. और 304 जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड की बात होती है वहां पे स्कीम थोड़ी सी लाइट है. तो यहाँ पे डेथ नहीं दी इन्होंने, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 years और एंड फाइन दिया है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है बस, राइट? इसीलिए ये ट्राई किया जाता है. नाउ 303 एक बीच में सेक्शन है विच टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट. आज की डेट में ये सेक्शन हटा दिया गया है. क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि अगर आप इसको रीड करोगे तो इसमें लिखा हुआ है दैट एनी पर्सन हु इज अ लाइफ कन्विक्ट, जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और वो मर्डर कर देता है तो उसकी सजा होगी डेथ. और इसमें कोई और ऑप्शन नहीं दिया कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years एंड फाइन, ऐसे नहीं दिया. इसमें बोला सिर्फ डेथ. एंड व्हेन इट इज
no discretion for the court. When it is only death for some offense, then some way or the other it's not even handed, because circumstances कुछ भी हो सकते हैं, हर केस के अलग circumstances होते हैं. अगर आप कोर्ट को बोलोगे कि आपके सामने कभी भी ऐसा कोई केस आए, आप इसको मतलब सूली पे ही चढ़ा देना, दैट इज नॉट राइट. सो इसके ऊपर 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मिट्ठू, बच्चन और माछी सिंह. मिट्ठू सिंह, बच्चन सिंह, माछी सिंह, उनको भी हम ध्यान से रीड करेंगे तो हमें काफी कुछ चीजें समझ आएंगी इसके अंदर. ठीक है. अच्छा, कोई मुझे बताएगा डेथ सेंटेंस के बारे में सीआरपीसी में कहाँ पे प्रोविजन है, जिसपे हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक केस ज्ञान सर ने पढ़ाया हमें, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कहता है कि जब भी आप जजमेंट लिखेंगे और उसमें डेथ देंगे तो उसके आप रीजंस जरूर लिखेंगे. 358. थोड़ा सा दूर है मैम, थोड़ा सा, आप काफी क्लोज हो. 360 इज जजमेंट, क्योंकि 360 जजमेंट नहीं है मैम, 353 जजमेंट है. अच्छा, तो दैट इज 351 देन, एक सेशन पहले है. नहीं, 350, 354, 3 और 5 दोनों चेक कर लो. 354 3 एंड 354 5, ये दोनों डेथ सेंटेंसेस की बातें करते हैं. ओके, चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन. डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? ज्ञान सर के सारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए. 366. करेक्ट सर. 366. सो सेशंस कोर्ट जब भी एक डेथ सेंटेंस सुनाती है तो उसको कंफर्म कराना पड़ता है हाई कोर्ट से, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा. विदाउट दैट कंफर्मेशन सेशंस कोर्ट इज नॉट अलाउड टू गिव अ डेथ सेंटेंस. तो हाई कोर्ट को पूछना पड़ता है. गोपाल सर, कितने जजेस बैठने चाहिए एक डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए? मिनिमम 2. मिनिमम 2. सर कहाँ पे लिखा है? इसी के आगे लिखा है सर, मेरे ख्याल से. इसके आगे ही लिखा है, बट कहाँ लिखा है? हाई कोर्ट इसके आगे मैंने देखा है. 369. 369, लेकिन 2 चाहिए इसके. हाँ, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा बैठ जाए, और 2 ना हो तो जितने जो भी है कोर्ट में वो बैठ जाए आके. So this is about death and execution. Chalo. Anyways, let's not go into CRPC. Let's talk about 304A and 304B. इनसे हम भली भांति जानते हैं इन दोनों सेक्शंस को. 304A is causing death by negligence. So यहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं होती, बस आपका एक्ट रैश और नेग्लिजेंट होता है, और इतना रैश और नेग्लिजेंट होता है कि दिखाई पड़ता है कि आपकी इसमें नॉलेज तो एटलीस्ट थी. अगर मैं किसी बिजी रोड पे, पलटन बाजार जैसी जगह पे, या किसी भी बाजार जैसी जगह पे, जहां पे भी बाजार हो आप लोगों को आपके शहर में, वहां पे मैं 50-60 की स्पीड से अपनी गाड़ी उड़ाना शुरू कर दूं, तो दैट विल बी अ रैश और नेग्लिजेंट एक्ट. ठीक है. ऑल्दो गाड़ी रैशली और नेग्लिजेंटली चलाने के लिए एक अलग से सेक्शन है 279. ठीक है. सो वो एक अलग सेक्शन हो जाता है. मगर यहाँ पे कोई और रैश और नेग्लिजेंट एक्ट हो सकता है. से सपोज मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, लड़ाई करते करते, अब जैसे कोई पंजाबी लोग होते हैं, उनके, मैं भी पंजाबी हूँ वैसे, कड़ा नहीं पहना हुआ. सो पंजाबी लोग जनरली कड़ा पहन के रखते हैं, बड़ा हैवी सा. अब अगर लड़ाई करते करते वो किसी को ऐसे करके मार दें और वो कड़ा लग जाए, तो बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि किसी को आप नुकसान पहुंचा दोगे अच्छा खासा, क्योंकि इट्स वेरी हैवी, इट्स मोस्टली एल्यूमिनियम और आयरन. अगर ऐसा कुछ हो जाता है एंड द एक्ट इज रैश और नेग्लिजेंट, देन दैट कम्स अंडर 304A, और उसमें डेथ होनी जरूरी है, तब आप 304A में लेके आओगे उसे. ठीक है. सो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस वगैरह मैं अगेन आई विल रिमाइंड यू ऑल कि मेंजरिया इज नॉट जस्ट इंटेंशन. मेंजरिया में सब कुछ आता है, इंटेंशन, नॉलेज, रैशनेस, नेग्लिजेंस, ये सारी चीजें आती हैं मेंजरिया के अंदर. मोटिव और इल विल, ये सारी चीजें. राइट. सो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी. कोई मुझे बताएगा कि ये मेंजरिया और स्टेट ऑफ माइंड हमारी क्या थी किस टाइम पे, इस बारे में एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन है?
विच सेक्शन सेज दैट इल विल, नेग्लिजेंस, इंटेंशन, ये सारी चीजों को दिखाने वाले तथ्य रेलेवेंट होते हैं? इज देयर अ सेक्शन? Section 6, relevant facts. मैम 6 तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, आपने बड़ा डिप्लोमेटिक, क्योंकि 6 तो हर जगह लग जाता है. इट इज रेस जेस्टे. 14 करेक्ट. सेक्शन 14 इज द सेक्शन विच टॉक्स अबाउट, देखो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इंटेंशन, नॉलेज, इल विल, गुड फेथ, गुडविल, स्टेट ऑफ माइंड पूरा आ गया उसमें, सब कुछ, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली फीलिंग, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर. एंड ऑल द थिंग्स दैट यू कैन ब्रिंग टू द कोर्ट, जिनसे ऐसा अनुमान लगा सके कोर्ट, ऐसा इन्फरेंस ड्रॉ कर सके दैट यस दैट द पर्सन हैड सो एंड सो इंटेंट और नॉलेज और गुड फेथ और वाज नेग्लिजेंट. ये सारी चीजें 14 आपने रेलेवेंट. इसमें मेंस रिया में क्या क्या होता है? इंटेंशन, नॉलेज, रैशनेस और क्या बोला फोर्थ टाइप? हर तरह की दिमागी स्टेट जो होगी ना, वो मेंजरिया के अंदर आती है, जिसमें गिल्ट होता है कहीं ना कहीं. तो मेरा नहीं, आपने जो चार कहना एलिमेंट चाह रहा हूँ, बोले, आपने 4 एलिमेंट बोले, हाँ मैं उस इंटेंशन, पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ. व्हाट आई एम टेलिंग इज कि ये सारी स्टेट ऑफ माइंड्स जहाँ पे गिल्ट होती है, नॉट जस्ट इंटेंशन. तो ये कभी, जैसे हम कई बार सोचते हैं ना, हमें जैसे पढ़ाया जाता है, तो हम हर बार मेंजरिया को इंटेंशन से ही रिलेट करते हैं, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन. मेंजरिया में बहुत सारी, इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट मेंटल कंडीशंस दैट यू कैन हैव. सो इंटेंशन, knowledge, rashness, negligence, these are the main ones. अच्छा गोपाल सर, आपने ये तो बता दिया इंटेंट, नॉलेज. वेयर इज मोटिव एंड कंडक्ट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आचरण दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है. 10 नहीं सर, 10 तो कॉन्स्पिरेसी के ऊपर है. नहीं 10 तो कौन, मोटिव 8 नंबर, 8 नंबर बिल्कुल सही सर. चलो ग्रेट. ये जो आपने पहले भी एक लेक्चर में कवर किया था राघव जी, ये जो मेंस रिया में आता है, इंटेंशन, नॉलेज, रैशनेस, नेग्लिजेंस, इसके ऊपर कोई फेमस केस लॉ वगैरह है क्या? है सर इस पे तो अनेक केस लॉज हैं, केस लॉज ही केस लॉज हैं. इसमें मैं बताऊंगा, इंग्लिश लॉज हैं, इसके इंग्लिश केस लॉज हैं जो इनके ऊपर बात करते हैं. मैंने आई थिंक उस टाइम पे बताया भी होगा कोई ना कोई, जैसे आर वर्सेस गोविंद है, जिसने ये 300 और 299 की जब बात करी थी, तो उसमें बड़ी सारी ये इन चीजों पे बात हुई थी, गिल्टी माइंड वगैरह पे. मतलब थोड़ा काम आएगा, वो इंडियन लॉ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. हाँ नहीं, ये सारी चीजों पे ना सर पुरानी जूरिस्प्रूडेंस है, तो इस पे इंडियन लॉज बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ है. तो हम इस पे आएंगे अगर फिर से, तो मैं आपको केस लॉज वगैरह भी बताऊंगा इसके. ठीक है राघव जी. हाँ जी सर. सिनेमा में फायर होता है, तो फिर वो 304 एमए आएगा, क्योंकि वहां पर मान लो प्रोटेक्शन का कोई इक्विपमेंट नहीं लगा है. सर आ सकता है, जैसे अभी एक कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था इंसिडेंट, मेरे ख्याल 2000. सुनाई लीजिए सर, क्या बोला सर चौहान? सर चौहान सर ने बोला है कि अगर सिनेमा में आग लग जाती है, सिनेमा हॉल में, और लोग मर जाते हैं, तो वो 304A में आ सकता है या नहीं आ सकता है. अभी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एक केस हुआ था, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ. उसमें भी ऐसी आग लग गई थी. उसमें कंसिडरेशन कोर्ट ने क्या करी थी कि अगर एक सिनेमा में आग लगती है, तो ये देखना जरूरी होगा. उपहार सिनेमा. उपहार सिनेमा, करेक्ट करेक्ट, उपहार सिनेमा केस. सोनिया मैम को सब पता होता है. उपहार सिनेमा. तो उपहार सिनेमा केस में कंसिडरेशन ये थी कि क्या सिनेमा हॉल की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन है, हैव दे टेकन द रेलेवेंट स्टेप्स to make sure that in case of any mishappening, people are safe and they can make a safe exit. तो ये इंपॉर्टेंट होगा जानना. उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 304A नेग्लिजेंस में आएगा, क्या उनको इसमें सजा मिलनी चाहिए, या उन्हें एक्सेप्ट आउट कर देना चाहिए, या फिर नई चीज कि उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होनी चाहिए. चाहे आपने सही स्टेप्स लिए या नहीं लिए, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रहेगी, जो कि हमने गैस लीक वाले केस में भी देखा था 1984. सर इसमें एक ऐसा भी एक और केस हुआ था, डबवाली फायर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें बच्चों की डेथ हो गई थी. देयर वाज मैसकर. हाँ जी. तो वहां पे तो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस लगाया गया था. राइट मैम. तो सर गोपाल सर, 304A के लिए ये फिट केस है, अगर आप नेग्लिजेंस और रैशनेस सही तरह से कन्विंस कर पाओ. बट जनरली क्योंकि एक सिनेमा हॉल
की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे लोगों को संभालना होता है, एंड यू नो इट्स एन एक्टिविटी दैट दे आर अर्निंग करोड़ एंड करोड़ फ्रॉम, तो उनके ऊपर आज की डेट में तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगती है। तो वैष्णो देव में जैसे हुआ था, भगदड़ हुआ था, कई मंदिरों में भगदड़ होती है, तो वहाँ तो उसके ट्रस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई इसमें 304 में? सर अब अगर डिपेंड करता है ना कि अगर भगदड़ किस वजह से हुई है, भगदड़ क्या वो कंट्रोल कर सकते थे, क्या ये एप्रीहेंडेबल था या नहीं था, ये सारी चीजें भी तो देखी जाएंगी ना। अब भगदड़ अगर मैं अब वैष्णो देवी तक जाने के लिए तो सर कितने, कम से कम मेरे ख्याल 8-10 किलोमीटर तो चढ़ना पड़ता है। अब उसके बीच में कहीं पे भी कोई उपद्रव हो गया तो उसमें मैनेजमेंट क्या कर सकती है? नहीं नहीं नहीं, मंदिर में होने की बात। हाँ, मंदिर के अंदर अगर होता है तब भी फिर डिपेंड मंदिर करता में है हुआ कि था। जिनके बीच में हुआ उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने क्या किया, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर सर डिपेंड करेगा। तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ती हैं। ये जो पूरा ग्रुप है ना ये वाले सेक्शंस का, यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होता है कि द पर्सन हैज समथिंग मैलिग्नेंट गोइंग ऑन इन हिज हेड, और जब तक वो मैलिग्नेंट इंटेंट और मैलिग्नेंट नॉलेज नहीं दिखेगी तब तक आप बहुत इजीली इनके अंदर फिट नहीं कर पाते, इसीलिए इन ऑफेंसेस में कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है। तो भोपाल केस कांड जैसा है। कौन सा वाला सर? हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी उसी तरह से, उसमें भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमने लगा दी थी, है ना। तो वहां पे भी ऐसे केसेस को बहुत सारे एंगल से देखना पड़ता है। हम केस लॉस पे आएंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से और जजेस के हिसाब से और कोर्ट्स के हिसाब से चेंज हो जाता है, बहुत सारी कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स भी होती हैं। लेट्स कम टू 304B। 304B पे आने से पहले सबसे पहले मुझे कोई ना कोई ये बता दें कि एविडेंस एक्ट में 304B की प्रिजम्पशन रखने वाला कौन सा सेक्शन है? 113B। 113B करेक्ट। 113B। सो डाउरी डेथ एक ऑफेंस है जो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, बहुत ही सारे केसेस आते हैं। जब होती है तब भी ऑफेंस लगता ही लगता है, नहीं होती तब भी ये ज्यादातर मैट्रिमोनियल केसेस में ऑफेंस लग ही जाता है। बट इसमें क्या है, डेथ होना जरूरी है। तो जब डेथ हो जाती है तो बहुत सीरियस पनिशमेंट दी जाती है। व्हाट इज नीडेड हेयर इज दैट देर इज हस्बैंड एंड वाइफ, मैरिज हो चुकी है इनके बीच में, 7 साल के अंदर अंदर इस औरत की डेथ होती है, सर्कमस्टांसेस अनयूजुअल होते हैं, एंड मे बी फायर भी यूज हो सकती है, और इसकी डेथ से पहले कुछ इंसल्ट, हैरासमेंट, क्रुएल्टी, ये सब चीजें भी हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने करी होती हैं। और इन परिस्थितियों में अगर किसी की डेथ होती है तो वो 304B में कवर होता है। इसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप 498A के साथ भी है, मगर वो 304B जितना ग्रेव नहीं है। वहां पे मेन फोकस है क्रुएल्टी एंड हैरासमेंट पे। ज्यादातर DV एक्ट वगैरह के केसेस के साथ वो फ्री में आता है, फ्री में लग के आता है ये सेक्शन, ठीक है। सो 304B आई थिंक वी ऑल नो अबाउट। 7 साल की इसमें सजा एटलीस्ट है, इसमें मिनिमम सजा दी जाती है 7 साल की। लेट्स गो अहेड। ये ऊपर के जो हमने 299 से लेके 304B तक जो मैंने येलो में रखे हैं, इन सबको आप भी एक ब्रैकेट में ले लेना। ये सारे डेथ कॉजिंग वाले ऑफेंसेस हैं, डायरेक्ट जिसमें डेथ हो रही है। इसके बाद दो ऑफेंसेस 305 और 306 अबेटमेंट की बात करते हैं। अबेटमेंट हमने देखा था, कहां पे थी इसकी डेफिनेशन, एनीबडी? 106। ओ मैम, आप एक एक दो दो सेक्शन से मिस कर देते हो, तो बहुत पास लैंड करते हो। 107। 107 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। 108 में अबेटर। ये हमने डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है। अबेटमेंट जो है, अगर आपने किसी को अबेट किया है जो एक बच्चा है या इंसेन पर्सन है, और इसी के साथ साथ और कंडीशंस भी दी हुई हैं, ही इज एन इडियट, इंसेन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इस इंसान को आप दुष्प्रेरणा देके मरने के लिए अबेट कर देते हो, और वो मर भी जाता है, तो आपको डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल, जो हमारे मर्डर में डेफिनेशन, जो हमारे मर्डर में दे रखी है ना पनिशमेंट, वैसी ही पनिशमेंट इधर है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस, ठीक है। सो
ऐसे केसेस जब आते हैं, पीपल यूजुअली ट्राई कि नहीं हमने अबेटमेंट नहीं करी थी, हमने तो बस इंटिमिडेशन करी थी, 503 506 में डाल दो, ऑल दैट स्टफ। तो ये हो गया 305। 306 है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अब ये सुसाइड आप किसी भी नॉर्मल इंसान का करा रहे हो। ऊपर आपने चाइल्ड, इंसेन पर्सन, इडियट, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का किया था, यहाँ पे आप नॉर्मल इंसान का सुसाइड करवा रहे हो। इसको हम कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड के नाम से भी जानते हैं कि आपने डायरेक्टली तो नहीं किसी का होमिसाइड किया है, बट इट्स अ कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड। यू हैव मैनेज्ड टू डू समथिंग दैट कॉज दैट पर्सन टू किल हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दैट इज कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड। जैसे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता है ना, अगर मैं आज अपना घर नंदिनी को बेच दूं और चाबियां दे दूं, अभी तक उनको पोजेशन नहीं मिला है, मैंने चाबियां दे दी हैं, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। ठीक है, उसी तरह से जब मैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करता हूं और कोई मर जाता है, तो इट्स नॉट अ डायरेक्ट सुसाइड, डायरेक्ट होमिसाइड, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड। ओके, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आज की डेट में आईपीसी के अंदर कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि अब ये मेडिकल टर्मिनेशन वाली एक्ट में, मेंटल हेल्थ एक्ट में आ गया है। अब मेंटल हेल्थ एक्ट का आई थिंक सेक्शन 115 है, 115, जो बात करता है कि कोई भी अगर चलो ये अटेम्प्ट टू सुसाइड में आएगा, अबेटमेंट को छोड़ो, अटेम्प्ट टू सुसाइड में आएगा ये 309 में। ठीक है, 306 में हमने कंस्ट्रक्टिव होमिसाइड देखा, 309 इज व्हेन आई अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आई अटेम्प्ट टू किल माई सेल्फ। दिस section is now kind of obsolete as far as IPC is concerned, because जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो ये कहती है कि अगर किसी ने भी सुसाइड किया है, दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी अंडर स्ट्रेस, और आप उसको पनिशमेंट नहीं दोगे, आप उसका ट्रायल नहीं करोगे। अब किसी ने हड्डियां तोड़वा ली हैं, हाथ पैर टूटे हुए हैं, आप उसको टांग के ले जाओ कोर्ट में कि आपका अब ट्रायल होगा, विटनेस बनो और गवाही, मतलब अपना खुद का विटनेस बनो एंड ऑल दैट, दैट्स नॉट ह्यूमन। सो 309 अब ऑब्सलीट हो चुका है, बिकॉज अब मेंटल हेल्थ एक्ट ने इसकी जगह ले ली है। 309 है क्या कि आप अटेम्प्ट जब करते हो खुद को मारने का, इट इज कंसिडर्ड टू बी समथिंग विच इज नॉट योर राइट एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से सोसाइटी पे गलत असर पड़ता है, उसकी आपको सजा दी जाती थी, 1 साल की सजा थी इसमें। उसके बाद कुछ केसेस आए, एक केस था मारुति श्रीपति केस, मारुति श्रीपति। उसके बाद एक केस आया पी रतिनम केस, और उसके बाद एक केस आया ज्ञान कौर। आई थिंक मारुति श्रीपति इज समवेयर अराउंड 1984, रतिनम इज अराउंड 1994 एंड ज्ञान कौर इज 2009, सब्जेक्ट टू करेक्शन। मारुति श्रीपति में कोर्ट ने बोला कि committing suicide or ending your own life is not a it's a right. So if you have your life, you have the right to end your life. If you have the right to live your life, then you have the right to end your life as well. तो यहाँ पे इन्होंने 309 को हटा दिया कि कोई भी मरना चाहता है तो मरने दो, उसको पनिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पी रतिनम आ गया, उसमें भी कुछ ऐसी बात हुई, और ज्ञान कौर आया, जिसमें लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अटेम्प्ट टू सुसाइड एक ऑफेंस है, क्योंकि इसका असर गलत तरह से यंग माइंड्स पे पड़ता है, एंड वी कैन नॉट लेट पीपल जस्ट टेक द एंड देयर लाइव्स विदाउट एनी फियर ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस। सो ज्ञान कौर ने इसको फिर से बहाल कर दिया। So 309 आईपीसी में अभी तक है, इट्स नॉट बीन रेड डाउन, बट 115 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट की वजह से इट्स काइंड ऑफ शैडोड। सो अभी इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो हमने 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ नॉर्मल पर्सन एंड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड देख लिया। अब 307 और 308 हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं।
307 is attempt to murder, 308 is attempt to commit culpable homicide. तो जब आप मर्डर अटेम्प्ट करते हो तो सजा ज्यादा होती है, कल्पेबल होमिसाइड आप अगर अटेम्प्ट करते हो तो सजा कम होती है, 3 years की सजा है सिर्फ। वेयर एज अटेम्प्ट टू मर्डर में आपको आई थिंक 10 years तक की सजा मिल सकती है। ठीक है, सो अटेम्प्ट क्या है हमने देख लिया था कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं क्राइम की, एक किसी भी एक क्राइम की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले मेंजरिया, गिल्टी माइंड, देन देयर वाज प्रेपरेशन। मेंजरिया में कभी भी सजा नहीं मिलती। प्रेपरेशन में बहुत लिमिटेड सेक्शंस में सजा मिलती है, जैसे 122, 126, 399, इस तरह के कुछ केसेस में सजा मिलती है। देन केम अटेम्प्ट एंड देन अकम्प्लिशमेंट। अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट पे हमने बहुत सारे केसेस देखे थे, बड़े अच्छे अच्छे, मलकियत सिंह, राइट, एंड 2-4 और हमने बहुत अच्छे केसेस देखे थे इसके ऊपर। So attempt is nothing but your manifestation of whatever you want to do, which is short of accomplishment. बस काम पूरा नहीं हो पाया। मैंने यहाँ से गोली चलाई विवेक की तरफ और उसके सर से बच के बस चली गई वो गोली और कहीं और लग गई। It's an attempt on his life. So it lands under 307. Okay. Then let's come to 310. Which is ठग। ठग का मतलब हम लोग बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि ठग का मतलब होता है जो चोरी करने वाला होता है। ठगी वो नहीं होती, चीटिंग इज नॉट ठगी। ठग का मतलब होता है बच्चा चुराना। सो स्टीलिंग चिल्ड्रन एंड हैबिचुअली इंडल्जिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ स्टीलिंग एंड मर्डरिंग चिल्ड्रन, दैट इज ठग। 310 और 311 को आप अलग से लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस ग्रुप ऑफ सेक्शंस इज क्लियर। जितना हमें इंडेक्स के नाम पे क्लियर करना है उतना क्लियर होगा ये। सो 299 से 304B तक हमने डेथ वाले मेन सेक्शंस देख लिए। 305 एंड 306 अबेटमेंट है। 307 से 309 तक हमने अटेम्प्ट देखा और 310 से 311 ठग के बारे में बात करता है। लेट्स गो अहेड। Causing miscarriage, injuries to unborn children, exposure of infants, and of concealment of birth. Okay. Now, miscarriage हम सब लोग जानते हैं। Someone is pregnant with a child, with a fetus, and you make the person abort that child. Terminate करते हैं आप pregnancy को। That is when you cause miscarriage. Now, 312 is causing miscarriage when you do it voluntarily. इसमें आप, if you are even taking the woman's consent, it is still an offense and the woman is also punishable. जो miscarriage करवा रही हैं वो भी punishable है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में 313 है जहां पे वुमेन का कंसेंट नहीं लिया जाता। ऑब्वियसली अगर आपने बिना कंसेंट के किया है तो वो और भी बड़ा अपराध हो गया, तो यहाँ पे आपको सजा थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। सो 312 वेयर बोथ ऑफ देम आर लायबल, 313 वेयर द लेडी इज नॉट लायबल। 314 talks about death caused by act done with intent to cause miscarriage if the act done without women's consent. अब यहाँ पे कोई ना कोई आप एक्ट कर देते हो, आप डायरेक्टली मिसकैरेज नहीं करा रहे हो, आप कोई ना कोई एक्ट कर रहे हो और उसके साथ साथ डेथ भी कॉज हो रही है। इसमें एक बड़ा फेमस केस है जिसमें एक होम्योपैथी का डॉक्टर होता है एंड ही सडनली डिसाइड्स टू एक्ट लाइक अ सर्जन एंड ही सेज दैट मैं आपकी डिलीवरी वगैरह करा दूंगा या टर्मिनेशन करा दूंगा, और ऐसी कोई बेवकूफी करते हुए ही does damage to the uterus and the walls of the vagina, and उसकी वजह से bleeding वगैरह की वजह से the child also dies and the lady also dies after 4 or 5 days. So you have done an act जिसकी वजह से, जिसका इंटेंट मिसकैरेज कराना था और उसकी वजह से आपने डेथ भी कॉज कर दी। ठीक है, सो अगेन दिस इज ग्रेवर फॉर्म। सो 312 से 314 मिसकैरेज
मेन सेक्शंस मिसकैरेज के हैं। इसीलिए हमने देखा 299 में राघव जी एक Yes, sir. क्वेरी है। नाउ I had just gone to washroom में I could without फिर मैं I think I heard whatever causing miscarriage में दोनों का कंसेंट होता है ना? हाँ, कॉजिंग मिसकैरेज में दोनों का कंसेंट होता है, लेडी भी लायबल हो जाएगी एंड द पर्सन हु इज कॉजिंग इट, हु द पर्सन हु इज मेकिंग हर डू इट, वो people who are going for abortion husband wife they are liable in this? हाँ सर, उसमें परमिशन लेनी पड़ती है, तभी तो मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी एक्ट पे कितने सारे केसेस आते हैं ना कि 24 हफ्ते, ये 24 हफ्ते से पहले पहले आप करा सकते हो, इसमें परमिशंस वगैरह की दिक्कत आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाके जाओ टर्मिनेट करा लो, नहीं तो यू आर गिविंग, आप प्रोत्साहन दोगे ना इन्फेंटिसाइड को, लड़कियों को लोग मार देते हैं पहले ही चेक करा के। तो अगर आप सीधी सीधी सबको परमिशन दे दो, जाओ भाई अपना अबॉर्शन कराओ, दैट्स नॉट ओके, है ना। ये इसी चीज पे बड़ी कंट्रोवर्सी अभी चल रही थी अमेरिकन लॉ को लेके। कितना वीक बोला आपने? शायद मेरे ख्याल 24 हफ्ते है, 24 या 27 हफ्ते। 24 आफ्टर 24 वीक्स परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे बोल रहे हैं? यस, हाँ, ऐसा कुछ उसमें लॉ है। बट अगर उससे पहले है तो भी लोग करवाते हैं, उससे पहले भी तेरा देन मीन्स वगैरह होते हैं, किस तरह से कराना है, करा सकते हो या नहीं करा सकते, रूल्स होते हैं मेडिकल काउंसिल वगैरह से के बनाए हुए, वो सारे फॉलो करने होते हैं। देन अगर वो 24 हफ्ते से पहले का है, दैट मींस इट मे नॉट कम अंडर मिसकैरेज सेक्शन 312। सर 312 जो है यहाँ पे मिसकैरेज जब होगी ना, वो एक तो इसके अंदर इंटेंट भी देखी जाएगी कि आप किसी तरह से जैसे कंसील करने की कोशिश कर रहे हो बर्थ को, या आप इन्फेंटिसाइड वाली आपकी इंटेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं, तब आप यहाँ पे आते हो। ऐसे ही हमने जैसे 299 में देखा था ना कि इफ देयर इज अ चाइल्ड इन द वूम, तो उसको हम नहीं मानते कि इट्स अ ह्यूमन बीइंग, वो होमिसाइड नहीं होता। There are times the lady herself is not mentally prepared to bring the child. There have been cases like this, then they go for abortion. That's why. हाँ, तो उसी के अंदर रूल्स बनाए गए हैं मेडिकल काउंसिल द्वारा, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लीना मैम, डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग? Yes, sir, that is legal. What he wants to ask, because nowadays many people keep on doing the abortion. I think यही सर का सवाल है. So initially they keep on performing up to 24 weeks. It is allowed only if both husband and wife both they give the consent on that. उसमें से अगर एक का consent नहीं रहता है, then that comes into this section. I think that's what his query is. Okay. सर, और दोनों टर्म्स में एक तो डेफिनेशन का फर्क है। मिसकैरेज में आप यू आर इंटेंशनली कॉजिंग द डेथ, और वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है जहां पर आप परमिशन लेकर उसको टर्मिनेट करवा रहे हैं। नहीं मैम, वो परमिशन तो फिर वो 24 वीक्स के बाद है ना सर। 24 वीक्स में भी अगर कोई चाइल्ड में अगर कोई डिसेबिलिटी है या डिफॉर्मिटी है, तब भी डॉक्टर्स की परमिशन से आप उसको टर्मिनेट करा सकते हैं। दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज मिसकैरेज, that is termination of pregnancy due to some reasons. इसमें बहुत सारे वो होते हैं रूल्स वगैरह मेडिकल काउंसिल, इसका अपना एक स्पेशल एक्ट है सर। हाँ, वो हम देखेंगे आगे जाके, डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड 312 से 314। अच्छा, मैं कह रहा था 299 में जैसे हमने कहा था कि इफ देयर इज अ चाइल्ड इन द वूम, तो उसको हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं मानते। That's because there's a special section for that. तो यहाँ पे आएगा वो causing miscarriage or doing anything that harms the fetus or the unborn child. Okay. Then there is 315 and 316. Act done with intent to prevent the child from being born alive. I got one suggestion, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि इतना वीक से पहले परमिशन लेके कर सकते हैं, इसके बाद that when we discuss this miscarriage, we must discuss that so that not to get confused कि miscarriage में कौन सा है और what is legally permissible. Yeah. We'll go in depth, sir. पूरी डेप्थ में जाएंगे हम, अच्छे से देखेंगे उसे। MTP के भी जो हमारे पास रूल्स वगैरह हैं वो भी चेक करेंगे क्या क्या है वहां पे, ठीक है। Then let's talk about 315 and 16, जहाँ पे है you do some act with the intent to prevent the child from being born alive or to cause it to die after birth. So you're giving some kind of pill to someone,
maybe the husband does not want a certain child to be born and he is giving गलत तरह का खाना and all that, जिसकी वजह से health deteriorate होती है, the child does not survive. So you're doing any act with the intent to prevent the child from being born alive or to cause it to die after birth. That is when you come under 315. 316 talks about causing death of a quick unborn child by the act amounting to culpable homicide. So quick unborn child का मतलब होता है, quickening of child का मतलब होता है जब sensations feel होनी शुरू हो जाती हैं that the child has started moving, कि ऐसी स्टेज आ चुकी है कि जो बच्चा है वो हिलना शुरू कर चुका है, इतनी एक्टिविटी आ चुकी है उसमें. So it actually has life in it now. जब इस स्टेज पे आके कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको ज्यादा सजा मिलती है. So this is after 24 weeks rather. हाँ जी, somewhere around that, जो भी वो स्टेज होती है, I'm not very sure कौन से टाइम. 5th month. 5th or 6th month, हाँ correct, 5th or 6th month. So that is when quickening starts happening, and quickening हो जाती है तो it becomes a aggravated offense. Okay, that comes under 316. अच्छा, anybody, any idea when a lady is pregnant and she has been given a death sentence, under which section is her punishment commuted? Under which section of CRPC? सब लोग इंडेक्स में चले गए, कोई एक तुक्का ही लगा लो. 430 के आसपास होगा कुछ. सही बात है, 416, 416. और ये करता कौन है, किसकी ड्यूटी है कम्यूट करने की? हाई कोर्ट. हाई कोर्ट, करेक्ट. और कम्यूट करके क्या सजा दी जाएगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट. राइट. सो 416. ओके, लेट्स गो अहेड. 317 एंड 318. नाउ 317 इज व्हेन यू आर अबैंडनिंग अ चाइल्ड. 416 बोला ना? हाँ जी सर, 416. So 317 is exposure and abandonment of child under 12 years by parent or person having care of it. So you may be a parent of the child or you may be any person who has the care of it. आपके पास बच्चा छोड़ के चले गए. And then what you do is that you expose the person, the child, or you abandon the child on its own anywhere. बच्चा 12 साल से नीचे का होना चाहिए. So you have left the child unattended. That is where you land under 317. Okay. So ये वाला भी एक प्रोविजन सर आपकी लिस्ट में जुड़ जाना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में. यहाँ पे 12 साल है चाइल्ड, राइट? ठीक है. 318 कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी. तो आपने अगर बर्थ को कंसील किया है कि इस बच्चे का जन्म हुआ एंड यू डोंट वांट पीपल टू नो दैट ही और शी इज बॉर्न, तो आप सीक्रेटली उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देते हो. कहीं बच्चे को गाड़ दिया इधर उधर, या ये सब चीजें जो होती रहती हैं बहुत सारी सब अर्बन एरियाज में. तो दैट लैंड्स अंडर 318. तो ये जो सेक्शंस होते हैं सर, इसमें हम मतलब 201 वगैरह नहीं लगाते हैं साथ में? मैम वही बात है, 201 हाँ जनरल तो है कि जनरल एक सेक्शन हमारे पास है, बट व्हेन यू हैव सम स्पेशल सेक्शन रिलेटिंग एग्जैक्टली टू दैट सर्टेन सर्कमस्टांस, तो आप यही वाला सेक्शन यूज करेंगे. ठीक है ना. ये सारे हमारे बच्चों की बर्थ एंड एक्सपोजर एंड इंजरीज एंड ऑल दैट, दे आर स्पेशली मेड फॉर देम, सो दे विल क्वालिफाई. जब हम चार्जेस पढ़ते हैं सीआरपीसी में, वी ऑलवेज मतलब कंबाइन और जॉइन द चार्जेस, जहाँ पे फ्लिप कर सकता है कि आप कहाँ पे पनिशमेंट कर सको. हाँ हाँ, आप उसको कंबाइन कर देते हैं, करेक्ट. तो ये यहाँ पे आई होप सबने ब्रैकेट्स अपने बना लिए होंगे. मिस कैरेज पे हमने मेन 312 से 314 देखा. इंजरीज पे हमने 315 316 देखा. एक्सपोजर पे 317 देखा एंड कंसीलमेंट पे 318 देखा. सो वी मेड ब्रैकेट्स ऑफ 3 then 2 then 1 and 1.
That's how we divided the index. Now we have come to the offenses relating to hurt. So hurt is anything जिससे मैं आपको या तो पेन क्रिएट करता हूं आपके लिए, या आपको डिजीज हो जाता है उसकी वजह से, या किसी तरह की इन्फर्मिटी हो जाती है. डिजीज, पेन एंड इन्फर्मिटी. नाउ ये सारे सेक्शंस आप मेरे साथ साथ मार्क कर लेना. जो मैंने स्क्रीन पे ब्लू कलर से लिखे हैं, ये वाली लिस्ट जो मैं इस टाइम पे सर्कल कर रहा हूं, ये सारे हर्ट से रिलेटेड है. और ये वाले ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड है, येलो वाले. इनमें हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है. सो 319, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 34 and 37. This is about hurt. Then 320, 22, 25, 26, 26A, 29, 31, 33, 35 and 38. These are for grievous hurt. Now ये बहुत important sections हैं, कई बार यूज होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर केस में यूज हो जाते हैं. So 319 first talks about hurt. So whenever you cause hurt to someone, यहाँ पे आपकी intent होनी चाहिए, intent knowledge होनी चाहिए. And you cause pain, disease or infirmity to someone. That is my screen moving? Screen stable है मेरी? Stable. मेरे एंड पे कुछ हो रहा है अजीब सा. ओके. कर्सर भी मूव कर रहा है आपका? हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक हो गया. सो ये हो गया 319 हर्ट. देन 320, ये दोनों डेफिनेशन के हैं. 319 एंड 20 दोनों डिफाइन करते हैं. ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन में 8 तरह की एक्ट्स हैं जो ग्रीवियस हर्ट में आती हैं. एक बार हम वो वहीं चल के देख लें. ये है. सो ग्रीवियस हर्ट में ये 8 चीजें आती हैं. क्या क्या है? फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन, किसी भी चीज को काट देना. ठीक है. परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, आपने आंखों की क्या बोलते हैं, रोशनी छीन ली किसी भी एक आंख की. प्राइवेशन ऑफ हियरिंग, किसी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कान के पर्दे फट गए. That's where you land in thirdly. Then privation of any member or joint, जो भी हमारे हाथ पैर हैं, joints, right? Fracture. We will call it fracture. Fracture इसमें आना चाहिए या फिर 7th में आना चाहिए. फ्रैक्चर तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो फ्रैक्चर यहाँ पे आएगा. प्राइवेशन हो गया, काट दिया आपने, अलग कर दिया. देन डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. पैरालिसिस हो गया आपके किसी भी अंग में. ठीक है. देन परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस. इट हैज टू बी परमानेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जैसे इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, किसी 2 औरतों की लड़ाई हुई, एंड मोस्टली व्हेन दैट हैपेंस वो सबसे पहले बाल पे अटैक करते हैं एक दूसरे के. तो बाल पकड़े और बाल खिंच गए, तो कुछ स्किन भी बाहर आ गई. नाउ इज दिस परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, और इज इट टेम्पररी डिसफिगरेशन? It's temporary वैसे तो, क्योंकि the hair grow, otherwise it's डिपेंड्स अगेन ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. इस केस में डॉक्टर्स का मानना ये था कि वो मांस इतना इस तरह से बाहर आया कि अब यहाँ पे ये भर तो जाएगा, मगर ये जगह पे बाल कभी नहीं आ पाएंगे. सो इट्स परमानेंट डिसफिगरेशन हो गई. अगर ऐसा होता है कि इट्स थोड़ा हल्का फुल्का ही है,
अब उनके हाथ बाल रहे होंगे, इतनी जड़ें स्ट्रांग नहीं होंगी वैस्मॉल टाइप की, तो ज्यादा छिल गया। अब अगर नॉर्मली कुछ हो जाता है एंड इट्स टेम्पररी, देन इट विल नॉट लैंड अंडर सिक्सली, वो सिर्फ एक हर्ट होगी क्योंकि उससे तो सिर्फ इसमें हम पेन कॉज। एसिड अटैक केसेस नहीं ऐड करते थे पहले? पहले क्या, हम अब करते हैं मैम 326 मैम अब तो में। हाँ, मतलब वो अब तो प्रॉपर सेक्शन है ना हमारे पास एसिड ये है अटैक। ना 326 ए एंड बी। ए है ना, हाँ भाई। हाँ, तो ये दोनों हमारे अब इसके अंदर आने शुरू हो गए, ठीक है। नाउ वी हैव कम अप टू सिक्स्थली परमानेंट डिसफिगरेशन हेड एंड फेस। सेवेंथली हमने देख ही लिया था फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। सो किसी का दांत टूट जाना वो भी ग्रीवियस हर्ट में आता है। एट्थली any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 21 days, 21 दिन के लिए severe body pain, और या तो severe body pain होगा या फिर you are unable to follow your ordinary pursuits। ठीक है, उठना बैठना, रिलीजिंग एंड टेकिंग अ बाथ और ब्रशिंग योर टीथ और गोइंग फॉर द जनरल वॉक दैट यू गो फॉर, यू आर नॉट एबल टू कुक फॉर योर फैमिली। 21 दिन तक आपको इतनी चोट लगी है कि 21 दिन तक आप ये सब नहीं कर पाते, या फिर आप सेवियर बॉडी पेन में रहते हैं, देन दैट कम्स अंडर ग्रीवियस हर्ट। ओके, सो ये आई थिंक क्लियर होगा। नाउ लेट्स गो बैक टू इंडेक्स। नाउ हर्ट हमने देख लिया, ग्रीवियस हर्ट हमने देख लिया। 321 इज वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। सो ऊपर हमने डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है, वहां पे अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ था। यहाँ पे अपराध होने शुरू होते हैं और उनकी पनिशमेंट्स मिलनी शुरू होती हैं। सो 321 में इट्स वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। वॉलंटरीली का मतलब क्या हो गया? व्हेन देयर इज इंटेंट, व्हेन यू डू इट योरसेल्फ। ओके, 321 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, 322 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। 324 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। अब यहाँ पे हो रही सिर्फ हर्ट है मगर यूज किया गया डेंजरस वेपन, तो ये अगेन इट्स एन एग्रेवेटेड फॉर्म। ऑल्दो यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट नहीं आया अभी तक, इट्स हर्ट बट बाय डेंजरस वेपन। हो सकता है आप बंदूक लेके गए बहुत लंबी सी और आपने गोली नहीं चलाई मगर किसी के सर पे मार दी वो बंदूक, राइट, तो डेंजरस वेपन है, उसकी वजह से हर्ट हो गया। या फिर आप तलवार लेके गए थे, उससे कोई बहुत ज्यादा हर्ट नहीं कर पाए आप, हल्की फुल्की सिर्फ पेन हुआ उससे, दैट अगेन कम्स अंडर voluntarily causing hurt by dangerous weapon or means। देन अच्छा, यहाँ पे वॉलेंटरीली की इतनी बात हो रही है ना, वॉलेंटरीली इसलिए हो रही है क्योंकि जब आपकी इंटेंट होगी तो आपको कुछ ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। और अगर आप 333 334 चेक करोगे, 334 और 335, यहाँ पे एक तरह का एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर आपने प्रोवोकेशन पे किया है, ऐसा किया तो आपने खुद ही है मगर किसी ने आपको प्रोवोक किया था, तो आपकी सजा कम हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर नॉर्मल कॉजिंग हर्ट चल रहा है, यहाँ पे कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन चल रहा है। तो इनको भी आप कनेक्ट कर लेना, एक साथ लिख लेना। सो कमिंग ऑन टू 325 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। 326 ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। ऊपर 324 में हर्ट बाय डेंजरस वेपन था, 326 में ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन है। आप तलवार लेके गए और पूरी खींच दी अच्छे से, हाथ पैर कुछ काट भी दिया, तो वो आपका ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन हो गया। यही चीजें हमने एग्रीवेशन अनलॉफुल असेंबली में भी देखी थी। अनलॉफुल असेंबली अगर आप नॉर्मली कर रहे हो तो कम सजा है, अगर आप वहां पे डेडली वेपन्स लेके चले जाते हो तो ज्यादा सजा हो जाती है, राइट। तो इट मेक्स इट एन एग्रेवेटेड ऑफेंस। देन वी कम टू 326A, 326B,
ये रिसेंटली डाले गए हैं जिनमें एसिड की बात होती है। तो अभी जो एक केस हुआ था जिसके ऊपर एक मूवी भी आई थी छपाक, दीपिका पादुकोण की, वो ही केस के बाद यहाँ पे ये अलग से सेक्शंस डाले गए दो, 326A एंड 326B। अब 326A जो है वो है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, और 326B है वॉलंटरीली थ्रोइंग, ऊपर क्या है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ऊपर ग्रीवियस हर्ट हो गई है, और बी में क्या है थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, आपने कोशिश करी, यहां पे आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दी ए में। सो ए एंड बी, ए इज द कॉजिंग, बी इज अटेम्प्टिंग, ठीक है। देन कम्स 327 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। अब इनके भी, इन सेक्शंस के भी जोड़े बना लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ऐसे कनेक्ट भी करते रहना इंडेक्स में कि 327 328 को एक साथ लिख के फिर 330 32 34। तो पहले ये सारे हर्ट से हैं, यू आर कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटॉर्शन का कहाँ पे ऑफेंस दिया हुआ है एनीबॉडी? 392 383। एक्सटॉर्शन। हाँ जी, 383 में एक्सटॉर्शन है, 392 वगैरह में मैम रॉबरी है, रॉबरी। रॉबरी एंड डेकॉइटी 390 के आगे शुरू हो जाती है, 383 में एक्सटॉर्शन है। तो इफ यू आर हर्टिंग समवन टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट, यू आर आस्किंग समवन टू डिलीवर हिज और हर प्रॉपर्टी टू यू by actually voluntarily causing hurt, or you are constraining the person to an illegal act, do something illegal which you should not do, और उसके लिए आपने हर्ट कर दी, तो 327 हो गया। 328 में causing hurt by means of poison etc with the intent of committing an offense। इसमें एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस था, अभी मेरे ख्याल कुछ साल पुराना ही है, जहाँ पे एक लड़का होता है एंड ये लड़का इज infatuated, very very attracted to a girl, and अब ये क्या करता है कि गर्ल जो होती है शी इज नॉट वेरी वेरी ओपन टू हिम, तो अब ये अपने प्यार के लिए इसको कुछ धतूरा वगैरह वाली चीज, कोई स्वीट्स वगैरह दे के आता है जिसमें धतूरा वगैरह मिला देता है, और ये तो खाती खाती है, इसके साथ इसके घर वाले भी खा लेते हैं और सब लोग झूमने लगते हैं। तो धतूरा आई थिंक वो भांग वगैरह जैसा कुछ असर होता है धतूरे का, और ये सब लोग पॉइजन हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है पॉइजन से इंसान मरेगा ही मरेगा, अगर पॉइजन की वजह से यू गेट स्टूपिफाइड और यू स्टार्ट बिहेविंग वियर्डली, उसका असर आपके ऊपर हो जाता है, तो वो भी एक तरह की हर्ट है, ठीक है। सो 328 में ऐसे केसेस आते हैं, कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। इंटेंट बहुत जरूरी है, ऑफेंस करने की कोई ना कोई इंटेंट होनी चाहिए। इस केस में आई थिंक दिस पर्सन डिड समथिंग टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ द गर्ल, सो दैट कम्स अंडर 328। नाउ वी कम टू 329, टॉक्स अबाउट वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट हो गया, ऊपर हर्ट था। 330 is to extort confession, mostly applies to public servants like पुलिस वाले जो मारपीट के एक्सटॉर्शन निकालते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं confession। और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप किसी को बोल रहे हो कि जो भी तूने प्रॉपर्टी ली है वो रिस्टोर कर, यू गिव इट बैक टू मी। तो यू कैन गो अबाउट अ प्रोसीजर which is established by law, but you cannot compel someone or torture someone to do that. So that becomes an offense under 330. Okay. कन्फेशन के ऊपर कौन सा सेक्शन है एविडेंस एक्ट में? ये तो सबको ही पता होगा। There's a group of sections actually. कन्फेशन टू पुलिस पे कौन सा सेक्शन है? ये तो पता ही होगा सबको। That is 27. 25, 26, 27 सब। 25 प्रिसाइजली 26 25 है पुलिस को कन्फेशन दे देना। 26 है व्हेन यू आर इन कस्टडी ऑफ द पुलिस। 27 है जब आपके कन्फेशन से आप किसी चीज को रेफर करते हो
किसी भी मिलती प्रॉपर्टी या किसी भी चीज तक लेके जाते हो, कोई सब्सटेंस तक लेके जाते हो, मीन्स ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस तक लेके जाते हो। तो देवमन उपाध्याय और काठी कालू वगैरह इस पे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एनीवेज, एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन हो गया। लेट्स कम टू 331 विच इज ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। अब आप यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट कर देते हो, कोई भी उन 1 से 8 तक जो चीजें थी उनमें से कुछ भी एक चीज कर देते हो। देन वी कम टू 332। यहाँ पे आप हर्ट कर रहे हो टू डेटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो आपने ट्रैफिक पुलिस को जाके अगर कान पे थप्पड़ मार दिया, या यू आर नॉट लेटिंग हिम डू हिज ड्यूटी और समथिंग लाइक दैट, देन यू आर डेटरिंग अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, which comes under 332. Similarly, 333 is grievous hurt. Grievous hurt करके अगर आप डेटर कर रहे हो, then again it comes under 333. Okay. Then there is grievous hurt, hurt on provocation and grievous hurt on provocation. 334, 335 exceptions की तरह काम करते हैं, कम सजा मिलती है इनके अंदर। अच्छा, एक सेक्शन के बारे में हमने बात करी थी एविडेंस एक्ट के, जहां पे आपको खुद ये सिद्ध करना होता है कि आप एक्सेप्शंस में फॉल करते हो। विच वन इज दैट सेक्शन? यू हैव टू टेल द कोर्ट दैट योर केस फॉल्स अंडर एक्सेप्शन। प्राइवेट डिफेंस का पूछ रहा हूँ। बर्डन ऑफ प्रूफ मैम, इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, कैमरा ऑन, बर्डन ऑफ प्रूफ 105, सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सो जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करने लगते हैं, 101 से शुरू करते हैं, 114 पे खत्म करते हैं, 114A पे। तो 105 उनमें से एक सेक्शन है जो कहता है कि अगर आप कोर्ट को कन्विंस करना चाहते हो कि आप किसी एक्सेप्शन के अंडर फॉल करते हो और आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए, देन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट यू एक्चुअली फॉल अंडर दैट सेक्शन एंड देयर आर सर्कमस्टांसेस दैट एक्चुअली क्वालिफाई दैट सेक्शन, the burden is on the accused himself, the one who is affirming it, the one who is asserting it. ठीक है? So 334 and 335 provocation. Then we come to 336, endangering life or personal safety of others. इसका how is this different from 279, 304A? Anybody? 279 में हमने ऐसा ही कुछ देखा था, रैश एंड नेग्लिजेंट सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी को आप एंडेंजर कर रहे हो। पब्लिक न्यूसेंस में भी हमने ये देखा था। 304A में भी हमने देखा है कि आप कुछ रैश एंड नेग्लिजेंट करते हो। सो दोज आर स्पेसिफिक ऑफेंसेस। 279 जो है वो ड्राइविंग से रिलेटेड है। 279 इज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। 304 में डेथ होना जरूरी है, यहाँ पे डेथ नहीं हो रही है, यहाँ पे इट्स जस्ट एंडेंजरिंग द लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। सो वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस। ओके। 337 में आप ऐसा कोई काम करते हुए किसी को हर्ट कर देते हो तो 337 उसके लिए बना है। एंड 338 में अगर आप ग्रीवियस हर्ट कर देते हो कोई ऐसा काम करते हुए जिससे एंडेंजर होते हैं बाकी लोग, सो एंडेंजरिंग अदर्स लाइफ क्या है? आप नेग्लिजेंट हो, यू आर इनएडवर्टेंट, यू आर indifferent to anybody else getting hurt because of what you are doing. That is when you fall under these sections. यहाँ पे मैंने एक दो सेक्शंस को नीचे की रेंज में भी कनेक्ट किया है, वो आप लोग भी कर लेना। सो 327 जो causing hurt to extort property है, उसको कनेक्ट किया है 347 के साथ, which is wrongful confinement to extort property. तो कन्फाइन, अगर आप किसी को कन्फाइन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? देयर इज अ सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। आप चारों तरफ से किसी को आने जाने से रोक रहे हो। अगर आपने ऐसा कुछ किया है सो दैट द पर्सन गिव्स यू द प्रॉपर्टी, डिलीवर्स द प्रॉपर्टी टू यू, व्हाटएवर यू वांट, देन इट बिकम्स एन ऑफेंस अंडर 347। उसी तरह 330 को हमने कनेक्ट किया है 348 के साथ। 330 talks about extorting confession and 348 talks about wrongful confinement to extort confession. तो ये सारे हमें साथ साथ पता होने चाहिए कि इन ग्रुप्स में एक्सटॉर्शन के ऊपर
सिमिलर ऑफेंसेस है, ठीक है। उसी तरह से प्रोवोकेशन के जो ऑफेंसेस हैं 334 एंड 335 में जो हमने प्रोवोकेशन देखा, वैसा ही कुछ हम 352 में भी देखते हैं, क्रिमिनल फोर्स वाले केस में, उस पर भी हम आएंगे। पर आप लिख के रख लो कि 334 335 के साथ साथ 352 भी रीड करना है, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड। द अदर सेट इज 339 से 348 व्हिच इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट। नाउ रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट के बीच में क्या फर्क होता है, ये मेरे ख्याल सबको पता होगा। एनीबडी हु वांट्स टू वॉलंटियर? Confining is when you confine the person within the four walls. Correct. That means circumscribing, right? And restrained होता है आप एक डायरेक्शन में जाने से रोक देते हो। That is when you do a restraint. तो अगर आपने wrongful restraint किया, wrongful एक सेकंड, ये जो आपने इसका दिखाया था ना एक्सटॉर्शन का 347 एंड 40, इसको किससे कनेक्ट किया ऊपर? सर 348 को कनेक्ट कर दो 330 से। ये है ना 330 एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन बाय हर्ट, 330 को 348 से कर दो और 327 को 347 से कर दो। राइट, नाउ कम्स 339 wrongful restraint, 340 wrongful confinement। रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट हम सब लोग जानते हैं, बस वो wrongful होनी चाहिए, आपकी इंटेंट जो है वो गलत होनी चाहिए, तो आपको ये ऑफेंस में फिट होने का मौका मिलेगा। देन 341 एंड 342 पनिशिंग क्लॉजेज हैं, दोनों की पनिशमेंट बता देते हैं। अगर आप नॉर्मली किसी को wrongful रिस्ट्रेन करते हो या wrongful कन्फाइन करते हो तो आपको पनिशमेंट 41 एंड 42 में मिलेगी। 343 और 344 आपको सर्टेन डेज के बारे में बताते हैं। अगर 3 या 3 से ज्यादा दिनों के लिए किया है तो 343 में आओगे, और 10 या 10 से ज्यादा दिनों के लिए किया है तो 344 में आओगे। ये एग्रेवेटेड सर्कमस्टांसेस हैं कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रेंट के। Then we come to 345 which talks about wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued। अर्नेश कुमार का केस था ना, अर्नेश कुमार में कुछ ऐसा ही हुआ था, रिट दी थी कोर्ट ने कि भाई इनको कहाँ कन्फाइन करके रखा है। पहले देहरादून में थे, उसके बाद मसूरी ले गए, फिर उसके बाद और किसी जगह पे ले गए थे, फिर रिट लगाई गई थी, तब जाके उनको बाहर लाया गया था, ठीक है। सो 345 इन केसेस के बारे में बात करता है। एनीबडी, व्हाट इज द सेक्शन फॉर रिट? Where does the Supreme Court get power to issue writs? 32 article. Right, Article 32 and Habeas corpus 6 and 226 226, correct, High Court की 226, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो पता ही है सबको। ये बताओ CRPC में हेबियस कॉर्पस का कौन सा सेक्शन है? इसके लिए सोनिया मैम के अलावा कोई भी बता दे, सोनिया मैम को ये पता ही होगा। नहीं, क्या क्वेश्चन है राघव जी? सर CRPC का हेबियस कॉर्पस किसको कहते हैं? सीआरपीसी में हबीज कॉर्पस। CRPC का हेबियस कॉर्पस नहीं, सेक्शन 97 चेक करो। 97 के साथ साथ 98 भी देख लेना, विच इज अ स्पेसिफिक section for liberation of females, wrongful confinement, correct। So 97 and 98 को प्यार से हेबियस कॉर्पस कहा जाता है CRPC का, तो वो भी आप यहाँ पे इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है ना इसमें? हाँ, मुझे चेक करना पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें शायद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर। आई थिंक DM SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 3 लोग होते हैं। सो 345 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन। अगर आपने किसी ऐसे बंदे को कन्फाइन किया है जिसकी लिबरेशन की रिट इशू हो चुकी है,
ऑब्वियसली आप कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो, इट्स एन एग्रीवेटेड ऑफेंस। 346 आप किसी को बहुत सीक्रेटली कहीं पे रखते हो, किसी ऐसी जगह पे रखते हो जिसको आप चाहते हो जहां तक प्रोटेक्शन के लिए अथॉरिटीज ना पहुंच पाए या कोई डिस्कवर ना कर पाए, तो आपने इतना इंतजाम किया है अगर, तो अगेन दैट इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म 346। देन 347 एंड 348 हम पहले ही रीड कर चुके हैं, 330 और 327 के साथ इनको कनेक्ट करके। अगर आपने किसी को इस तरह से कन्फाइन किया है कि आप उसको प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करने के लिए कह रहे हो या फिर आप कन्फेशन करने के लिए कह रहे हो, तो फिर आप इन सेक्शंस में आओगे 347 एंड 348। देन द नेक्स्ट सेट इज फोर्स एंड असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉजेस है 349, 350 एंड 351। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है हम किसी भी चीज को या तो मोशन में ले आते हैं, ठीक है, या फिर उसके मोशन को सीज कर देते हैं, सेजेशन ऑफ मोशन, या फिर उसके मोशन को चेंज कर देते हैं। इन तीनों में से अगर आपने कोई भी चीज करी और इन तीन चीजों के लिए आपने फोर्स इस्तेमाल किया, अपना बॉडी को उसके कांटेक्ट में लेके आए, तो आपने माने फोर्स यूज कर लिया। अब फोर्स डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मैं चाहूं तो मेरे सामने बैठे किसी भी पार्टिसिपेंट को, से सपोज विवेक को, मैं धक्का मार सकता हूं, एक मोशन हो जाएगा, ठीक है। मगर क्या यही एक तरीका है फोर्स लगाने का जिससे किसी को मैं हर्ट कर सकता हूं? क्या पता मैं ऊपर से किसी चीज की रस्सी खोल दूं और वो विवेक के ऊपर गिरे तो तब भी उसे हर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट फोर्स भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर मैं किसी एनिमल का वो खोल दूं, पट्टा खोल दूं, एंड द एनिमल goes on and springs over someone and hurts the person, then again it's a kind of force that came into application because of me, उसके लिए मैंने कुछ किया है, तो that So also is it's included। always accompanied by mens rea, right? मतलब voluntarily। अभी तो जो हम बात कर रहे हैं मैम 349 की ना, इट्स ओनली डेफिनेशन कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अब जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी क्रिमिनल इंटेंट डाल दोगे तो वो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा क्रिमिनल फोर्स में एज सून एज यू एड इंटेंट टू इट। So only force is also punishable। नहीं, ओनली फोर्स तो डेफिनेशन है ना। फोर्स तो मैं कहीं भी Okay। ला रहा हूँ, मैं खाना खाने के लिए तो फोर्स लगाना है, कोई मुझे जेल थोड़ी ले जाएगा, है ना। because it may be that वो झूमर की जैसे रस्सी होती है, मतलब वो किसी से गलती से खुल गई तो हाँ, इंटेंट होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए ना। अगर मैं झूमर की रस्सी इसलिए खोल रहा हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग समवेयर एंड आई हैव टू गेट द झूमर डाउन and suddenly the rope slips out of my hand and the thing falls down on someone, जैसे वो कौन सी मूवी में गिरा था शाहरुख खान की, ओम शांति। ओम शांति ओम में। तो अब वैसे कोई मर वर गया तो अगर मेरा इंटेंट है तो हाँ, इट्स क्रिमिनल फोर्स। मेट्रो में लगता ही रहता है फोर्स। क्या सर? मेट्रो ट्रेन में फोर्स लगता ही रहता है, धक्का। हाँ, मेट्रो में तो बताओ सबको धक्के लगते ही जा रहे हैं, तो मतलब 1000-2000 लोग क्राइम कर रहे हैं किसी भी सेकंड में। और मुंबई में तो और बुरे हाल है। तो हाँ, तो फोर्स में जैसे ही आप इंटेंट मिला दोगे वो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब असॉल्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें मैं आपको सिर्फ डराऊंगा, मैं आपको टच नहीं करूंगा। बिना टच किए माई जेस्चर इज समवॉट और समथिंग विच मेक्स यू एप्रीहेंसिव दैट यू आर गोइंग टू गेट हर्ट, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे किया किसी को, ऐसे ही मैं अभी तो बहुत हल्के से कर रहा हूँ, बट व्हेन समवन्स गोइंग टू हिट समवन, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जेस्चर एंड द पर्सन नोज कि हाँ मैं गया, अब मैं गया, खत्म। तो दैट बिकम्स एन असॉल्ट। वहां पे आपको किसी को टच करने की जरूरत नहीं है, आपके किसी के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, कोई चोट लगने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी के दिमाग में फियर भी if you've given rise to any kind of fear or apprehension that the person is going to get injured, तो वो assault हो जाएगा, ठीक है।
अगर मैं एकदम से डंडा उठा के किसी के पीछे भागना शुरू करता हूँ तो उसे पता है कि मैं उसे मारने आ रहा हूँ, अभी तक मैंने मारा नहीं है, अभी तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, कोई हर्ट नहीं हुई है, बट इट्स एन असॉल्ट बिकॉज माई जेस्चर इज समथिंग दैट मेक्स हिम फील दैट ही इज गोना गेट हर्ट। और यही चीज अगर मैं मार दूंगा तो वो फिर क्रिमिनल फोर्स भी बन जाएगा, अगर उसमें हर्ट हो जाएगी तो वो हर्ट भी हो जाएगा, अगर इमैस्कुलेशन हो जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, दांत टूट जाएगा, 21 दिन का बॉडीली पेन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा 1 से 8 तक 320 में, तो वो ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो लेवल बढ़ती जाएगी एक एक धीरे 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 धीरे। सो फोर्स हम समझ गए, क्रिमिनल फोर्स हम समझ गए, एंड फिर हम असॉल्ट भी समझ। अच्छा, क्रिमिनल फोर्स जो होता है यही ब्रिटिश इंग्लिश लॉ में बैटरी कहा जाता है, इसे यही बैटरी होता है। ओके, 352 में इनकी पनिशमेंट है, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स की पनिशमेंट। राघव जी मेरे को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। फोर्स मैं ऐसे करता हूँ, इट्स लाइक असॉल्ट। असॉल्ट फोर्स में नहीं, ये फोर्स में नहीं है। फोर्स सर मैंने क्या बताया कि जब फोर्स है ना उसमें आप मोशन, सेजेशन और चेंज करते हो किसी दूसरे में विद कॉन्टैक्ट, यू मेक अ कॉन्टैक्ट विद समथिंग। असॉल्ट में कॉन्टैक्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ जेस्चर। अच्छा, ठीक है ना, तो अगर कांटेक्ट हुआ तो फिर वो क्रिमिनल फोर्स में आ जाएगा। हाँ कॉन्टैक्ट हुआ तो फिर वो पहले फोर्स होगा, अगर आपकी इंटेंट है तो क्रिमिनल फोर्स होगा। ठीक है, अब जैसे अगर कोई रास्ते पे जा रहा है और कोई छिछोरा सा कोई लड़का आता है और किसी लड़की की चुन्नी खींच देता है ऐसे, ठीक है, अब इसमें उसने कांटेक्ट किया है किसी चीज के साथ, जरूरी नहीं है बॉडी के साथ ही कांटेक्ट हो, इट कुड बी समथिंग दैट आई एम वियरिंग, मे बी माई शर्ट, ठीक है, और उसने ऐसे चुन्नी खींच दी, तो ही हैज एक्चुअली कम इन कांटेक्ट विद द पर्सन और उसमें फोर्स लगाया, तो फोर्स प्लस कांटेक्ट दैट विल बी क्रिमिनल फोर्स। और असॉल्ट क्या होगा, सिर्फ हाथ पैर घुमाना और किसी को एप्रीहेंशन देना कि आप हर्ट कर सकते हो, नो कॉन्टैक्ट, जस्ट फोर्स। हाँ मे बी आप अपना हाथ पैर फोर्स वगैरह लगा रहे हो बट नो कॉन्टैक्ट। असॉल्ट और ये तो समझ में आ गया, फोर्स और क्रिमिनल फोर्स अभी कंफ्यूजन हो रहा है। फोर्स तो सर डेफिनेशन है ना, फोर्स तो कोई भी चीज है, मैंने अगर यहाँ से अपना फोन उठाया आई एम अप्लाइंग फोर्स, मैं फोन उठा के कहीं भी फेंक के मार सकता हूँ अपनी दीवार पे कहीं पे, दैट इज फोर्स। मगर अगर मैं ये फोन स्पेसिफिकली आप ही के ऊपर फेंक के मारूं ताकि आपको चोट लगे, तो इंटेंट है ना, क्रिमिनल इंटेंट, तो फोर्स क्रिमिनल फोर्स बन गया। ठीक सर पहले टीचर्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते थे जो चौक दे के मारते? हाँ, चौक दे के मारना, देखो मैम टीचर है ना तो मैम को पता है। सो अगर मैम ने चौक फेंक के किसी को मारी, फोर्स लगाया चौक के ऊपर और चौक किसी को जाके लगी, कांटेक्ट में आ गई मैम, बोला ना मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैंने अगर अपने कुत्ते को किसी के ऊपर छोड़ दिया तो मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, द डॉग विल डू इट, बट आई हैव अप्लाइड माई फोर्स ऑन टू अनलीशिंग द डॉग और द पेट, और उसकी वजह से कुछ हो रहा है। सो दैट, अब देखो अगर अगेन अगर मैं अपने कुत्ते को छोड़ने वाला हूँ किसी के ऊपर ना, तो जब तक मैं उसे खोल रहा हूँ और किसी को डर लगा कि ये मेरे ऊपर अपना कुत्ता छोड़ने वाला है, दैट्स ओनली एन असॉल्ट। और जैसे ही वो कुत्ता भागा और उसके ऊपर कूदा और हर्ट किया, कांटेक्ट में आ गया, दैट बिकम्स क्रिमिनल फोर्स। तो जब तक मेरा जेस्चर है तब तक सिर्फ असॉल्ट है, जब मैं कांटेक्ट में आ जाऊंगा उसका असर दिख जाएगा तो वो क्रिमिनल इंटेंट के साथ क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। इस एग्जांपल में फोर्स नहीं होगा। सॉरी, जो एग्जांपल आपने डॉग वाला दिया उसमें असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स होगा, फोर्स पर से नहीं होगा। फोर्स इनडायरेक्ट है ना, अब जब डॉग मैंने छोड़ दिया वो अपना काम करेगा, वो मैं मेरी वजह से ही तो हो रहा है ना, तो वो इनडायरेक्ट फोर्स है क्रिमिनल। अब जैसे अगर मैं किसी चीज की चोरी करना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक केस लॉ है, अगर कोई खूंटे से बंधी हुई है कोई गाय, ठीक है, यहाँ पे एक गाय है, वो किसी खूंटे से बंधी हुई है, ठीक है, और उसके पीछे एक ऐसे करके जो वो होता है पीछे ट्रॉली टाइप की वो लगी हुई है। अब यहाँ पे जो सामान पड़ा है ट्रॉली में, उसको चोरी करने का सिर्फ क्या यही तरीका है कि मैं यहाँ से सामान उठा के भागूं? मैं ये भी तो कर सकता हूँ यहाँ से खूंटा खोल लूं,
ठीक है, खूंटा खोल दिया और ये गाय चलने लगी, आगे चली गई, और ये आगे जाएगी, आगे जाके मैं इसको पकड़ के अपना साथ ले जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाई किया ना, ये क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया है, बिकॉज मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है उसके पीछे क्रिमिनल इंटेंशन है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का फोर्स हो सकता है। ठीक है, बाकी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती हैं सारी चीजें। जो ये आपने एग्जांपल दिया क्रिमिनल फोर्स, आई डाउट उसमें होगा कि। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा, आईपीसी चेक कर लो, उसमें इलस्ट्रेशन भी है। अच्छा, ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें हम जब केस लॉज देखेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ 352 में इनकी पनिशमेंट है अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अगर ग्रेव प्रोवोकेशन होती है तो अगेन दैट बिकम्स एन एक्सेप्शन हियर। ठीक है, 353 में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर द पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। ऊपर भी हमने देखा डेटर किया था हमने पब्लिक सर्वेंट को हर्ट करके, हर्ट और गिवियस हर्ट करके। कहां पे था, 332 और 333। तो 332 और 333 को 353 से आप ज्वाइन कर लेना। अच्छा, हमने ऑब्स्ट्रक्शन और रेजिस्टेंस पे भी कोई सेक्शंस पीछे देखे थे क्या, जब हमने लास्ट क्लास करी थी? 186 187 यस, 183 186 ये हमने कुछ सेक्शंस देखे थे। तो ये वो अलग रहेंगे और ये अलग रहेंगे, बिकॉज दैट वी आल्सो यूजिंग सम फोर्स आल्सो, बिकॉज वी आर नॉट लेटिंग द पब्लिक सर्वेंट टू डू हिज ड्यूटी। ना ना, उसको कंफ्यूज मत करो। देखो 186 और 183 में क्या हो रहा है, आप किसी पुलिस वाले को उसका काम करने से रोक रहे हो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो किसी भी तरह की। यहाँ पे क्या हो रहा है, और 332 और 333 में क्या हो रहा है, आप हर्ट कर दे रहे हो, वहां पे हर्ट का एलिमेंट आ रहा है। और यहाँ पे आप क्रिमिनल फोर्स अप्लाई कर देते हो उसके ऊपर, मे बी आप उसको धक्का मुक्की कर देते हो या ऐसा कुछ कर देते हो कि अपना काम ना करे। हर्ट नहीं हुई है, हर्ट नहीं किया है अभी तक, बट एटलीस्ट आपने क्रिमिनल इंटेंट से उसको रोका है। आप ऐसे जाके खड़े हो गए, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे, या पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं जाने दे रहे। कच्ची सड़क पे उसकी गाड़ी आ रही है पुलिस वाले की, और तो उस टाइम आपने गड्ढा खुदवा देना, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। हाँ, आपने गड्ढा कर दिया उसके सामने, मतलब वो तो बड़ा ही अजीब, मतलब कैसे करोगे ना गड्ढा कहीं पे ऐसे एकदम से। नहीं, कारण क्या है कि कुछ ऐसा पेड़ डाल दिया, क्या होता है, ये भागते हैं ना हाँ क्रिमिनल, तो हाँ कटा हुआ हाँ पेड़ खींच के डाल जाते हैं, हाँ, तो करेक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। हाँ, तो वो अगर राइट, आपने जो किया है तो वो सर्च भी के लिए जैसे ऑब्स्ट्रक्शन। कोई आया है, अगर हम उसको वी आर नॉट लेटिंग हिम सर्च द प्रीमिसेस, तो देन वी आर ऑब्स्ट्रक्टिंग। हाँ, And वो if भी we एक are ऑब्स्ट्रक्शन। using, I mean, I'm using the force and I'm just pushing it out of my home, then it would be criminal force. हाँ, तो वो एक्टिव एंड पैसिव हो गया। अगर आपने किसी को प्रॉपर धक्का मारा है बाहर, तो वो आपका प्रॉपर क्रिमिनल फोर्स हो गया। अगर आप सिर्फ ऐसे कर रहे हो, आने जाने नहीं दे रहे, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। ठीक है, सो 354 से अब अलग से एक सेट ऑफ सेक्शंस हैं जो आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी के बारे में बात करते हैं। सो दीज आर ओनली एप्लीकेबल टू विमेन, दीज आर जेंडर स्पेसिफिक। नाउ मॉडेस्टी क्या होती है किसी की भी, मॉडेस्टी ध्यान रखने वाली बात है, जेंडर स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि आदमियों की कोई मॉडेस्टी नहीं होती। सो मेरी, टंडन सर की, विवेक सर की, गोपाल सर की वी डोंट हैव एनी मॉडेस्टी। बाकी जो हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं उनके पास मॉडेस्टी है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वुमन देयर इज सर्टेन decency and morality that we are responsible as participants of a civil society, that we have to observe, कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो। अगर हमने वो किया है, और ये चैप्टर कौन सा है, असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स का, ठीक है, तो अगर हमने असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करके किसी भी लेडी की मॉडेस्टी आउटरेज करी है, that becomes an offense under 354 and the offenses onwards. So इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मैंने किसी की चुन्नी खींच दी मार्केट में जाते हुए, ठीक है, तो मैंने क्रिमिनल फोर्स यूज किया और उसकी वजह से किसी की मॉडेस्टी आउटरेज हुई, दैट इज आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी।
यहाँ पे इंटेंट होना जरूरी होता है। आप इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी कर रहे हो। अब ऐसे इसमें एक केस था कि एक बस में there are people traveling, there is some lady who's also traveling and she's wearing a साड़ी, and ब्रेक लगती है और पीछे से एक लड़का आगे की तरफ पुश होता है एंड वो कमर पे उसका हाथ आ जाता है लेडी की। तो दैट इज नॉट outraging the modesty because there's no intent actually to outrage the modesty, it's an accident। ठीक है, तो एक्सीडेंट है तो नहीं उसमें कोई फर्क पड़ना चाहिए। एक्सीडेंट कौन से सेक्शन में एक्सेप्शन था, जनरल एक्सेप्शंस में? 51 80। हमेशा 1-2 से छोड़ देते हो आप। मुझे लगता है आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए ऐसा करते हो कि चलो इसको बताने दो सही आंसर, मैं बस आसपास का बता देती हूँ। सर, बीइंग अ टीचर आई वांट दिस इन हैबिट, मतलब ना, टू मोटिवेट द अदर पीपल। करेक्ट, मैं समझ गया था। So 80 is accident, 81 is necessity वाला section. So when there is a necessity, okay. फिर 82, 83 डोली इन कैपेक्स वगैरह। Anyways, so 354 हमारा आउटरेजिंग। राघव जी, I'll just hold you, ये जो आपने साइड में लिखा है 332, 333, ये किससे कनेक्टेड है, कहाँ पे किससे? सर ये हर्ट के प्रोविजंस हैं। व्हेन यू हर्ट टू डेटर, बट ये कहाँ, यहाँ पे साइड में किससे कनेक्ट करना, किसके साथ में? 353 के साथ सर, 353 के साथ 332 एंड 333 लिख दो। अब हम आ जाते हैं 354 ABCD पे। 354 A बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। हरासमेंट हम सब लोग जानते हैं, उसमें आप सेक्सुअल कंटेंट अगर डाल दो, जैसे आप किसी को पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो या किसी को यू आर आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, एंड इसी पे हमने पॉश एक्ट बना है, उसके ऊपर बहुत डिबेट्स वगैरह हुए हैं। ऑफिस में किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट होती है, पीपल मेकिंग सेक्सुअल ओवरचर्स एंड पीपल आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ऑल दिस कम्स अंडर 354 A। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं, जैसे वो मेजर सिंह वर्सेस पंजाब था मेरे ख्याल, एक वो केस है, और एक विशाखा वर्सेस राजस्थान है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दीज आर नॉट ट्रिवियल ऑफेंसेस। सो इफ यू से दैट गाइडलाइंस फॉर वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, हाँ, सो उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि ये छोटे ऑफेंसेस नहीं है, यू कैन नॉट टेक देम टू बी नॉट सीरियस ऑफेंसेस, दीज आर वेरी सीरियस ऑफेंसेस। और पीछे ही 2018 में इसकी सजा को भी थोड़ा सा अमेंड किया गया था और एक मिनिमम पनिशमेंट लगा दी गई थी, आई थिंक 1 साल की तो है ही, 1 साल एटलीस्ट आपको मिनिमम पनिशमेंट होगी और मैक्सिमम 5 साल तक की सजा होती है। तो कुछ इसकी पनिशमेंट को भी किया गया था, क्योंकि बहुत लोग बहुत हल्के में ले रहे थे कि ये छोटा मोटा तो ऑफेंस है, व्हाट इज दिस, इसको आप 354 A में इतना बड़ा मत बनाओ। बट दीज आर नॉट ट्रिवियल ऑफेंसेस, दिस breaks the very fiber of the society when you are disrespectful towards the 50% of the population. That's something which should not be acceptable very easily. Then comes 354B, which talks about assault or use of criminal force to women with intent to disrobe, किसी के भी कपड़े उतारने के लिए, disrobing। ठीक है, so चुन्नी खींच देना और all that is disrobing, comes under 354B। voyeurism कोई मुझे बताएगा voyeurism क्या होता है? घूरना नहीं सर, voyeurism होता है when someone is in a position where the lady is not expecting someone to see her, so if someone's bathing, अच्छा, छुप के देखना ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। So if the lady is indulging into a sexual intercourse, or she is bathing, or she is disrobing herself, or she is changing her clothes or something like that, and you were stalking, or you were looking at her, then that is voyeurism। Okay, 354C। Then comes 354D, which is stalking। हम सबको पता है सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा होता है। सो किसी ने भी आपको मना कर दिया है, शी इज शोन हर डिसइंटरेस्ट, इफ शी इज नॉट शोइंग डिसइंटरेस्ट देन इट इज नॉट स्टॉकिंग। It's only stalking when you are monitoring someone on internet, or you are following someone, or you are again and again reaching out to someone after she has told you that she is not interested। ठीक है, तो ये उन लोगों का ख्याल रखने के लिए जो प्यार में एकदम पागल बच्चे होते हैं,
उन लोगों के लिए। So with the knowledge of the lady or without knowledge of the lady, मतलब नहीं नॉलेज हो, it is मैम नॉलेज होगी तभी तो वो डिसइंटरेस्ट दिखाएगी। नहीं, मतलब if I have a knowledge that somebody is keeping an eye over my activities and I'm not taking any step, so but this is not something that somebody has approached me or I have shown the disinterest. अगर आपको उससे annoyance होती है and you have not given any signs of acceptance, then it comes under stalking. तो वो आपको circumstances दिखाने पड़ेंगे। Maybe the person can take the defense that you know अभी तक तो मतलब मैंने ऐसा कोई रीच आउट किया ही नहीं है जिसमें वो डिसइंटरेस्ट दिखाएं या ऐसा कुछ हो। क्योंकि नॉर्मली सी अगर मैं फेसबुक पे हूँ या लिंक्डइन पे हूँ, किसी की प्रोफाइल चेक करना इज नॉट स्टॉकिंग। उससे किसी को पता थोड़ी कुछ चल रहा है। मैं हो सकता है मैं रोज अनुष्का शर्मा की प्रोफाइल चेक करता हूँ रात को सोने से पहले। नो सी अभी जो कैटरीना कैफ वाला केस था जिसमें द पर्सन हु वाज द स्टॉकर जो उसको फॉलो कर रहा था एंड फाइनली ही हैज गिवन द थ्रेट्स टू हर, तो जब तक वो उसको फॉलो कर रहा था देयर वाज नो ऑफेंस। जब तक फॉलो कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलोइंग एज इन कि वो इंटरनेट पे उसे चेक कर रहा है एंड शी ही चेकिंग आउट द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, वो तो ऑब्वियसली यू आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल आर गोना सी यू। आपने अगर अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट किया हुआ है तब नहीं देख पाएंगे लोग, है ना। बट नाउ अगर बंदा इस हद तक चला जाता है दैट ही इज काइंड ऑफ परवेडिंग इनटू द प्रिवेसी ऑफ द पर्सन, ही इज परवेडिंग इनटू द overt act on the part of the person who is keeping an eye over you which is annoying you makes it stalking. हाँ, तब जाके वो स्टॉकिंग हो जाएगा। आप अपना डिसइंटरेस्ट वगैरह दिखाओ उसे, भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट द पर्सन इज अगेन एंड अगेन knocking. May actually not be pervert act, it may be just following against the will of the people. हाँ सर, अगेंस्ट द विल वो अपने आप में परवर्ट है। अगेंस्ट द विल आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो परवर्ट ही हो गया ना, ठीक है। मैम ने वैसे परवर्ट नहीं, मैम ने ओवर्ट का था, ओवर्ट एक्ट करना, कुछ करना, सच में कुछ करना, ठीक है। सो गोइंग अहेड, 355 इज असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर अ पर्सन। इसके ऊपर एक केस है जहाँ पे पुलिस के एसपी साहब जो हैं उनको कटघरे में खड़ा किया हुआ है एंड वो अपनी गवाही दे रहे हैं और बंदा बुरा मान जाता है गवाही में और उठ के फेंक के जूता मार देता है। तो इट बिकम्स अ वेरी स्पेसिफिक ऑफेंस वेयर यू डिसऑनर अ पर्सन, और इसमें आप क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं। तो आपने जूता उठा के मार दिया ना, तो आपने क्रिमिनल फोर्स यूज किया, तो आपका डिसऑनरिंग अ पर्सन में आ जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत इन्होंने नीचे मेरे ख्याल कॉम्पनसेट करने के लिए डाले कि चलो आदमियों को भी थोड़ा सा मॉडेस्टी का एहसास दे देते हैं, बट उसको डिसऑनर बोल दिया, ठीक है। सो 355 केजरीवाल का भी केस इसमें आना चाहिए। सॉरी सर, केजरीवाल का भी केस इसमें आना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, केजरीवाल यहाँ पे आएगा। है क्या उसको इलेक्शन के समय थप्पड़ पड़ाता हूँ। हाँ तो उस पे आ जाएगा। इंक फेंकी, टमाटर फेंका, जूते का हार फेंका है, थप्पड़ मारा है, सो ये सारी चीजें 355 डिसऑनर। बट इसके तो दो तीन इंस्टेंसेस हुए सोशल मीडिया में, बड़ा घूमता रहा वीडियो की। यही मैं बता रहा हूँ सर, ये मेरे ख्याल ये 4 चीजें ये सारी चीजें हुई हैं। कभी कोई इंक फेंक देता है, कोई टमाटर फेंक देता है, कोई चप्पल मार देता है, बढ़िया है, ठीक है। तो कोई करता है, करवाता है, सिंपैथी करने के लिए। चलो 356, assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. So आपने criminal force use किया in attempt to commit theft of property carried by the person. So आप चोरी तो कर रहे हो, साथ ही साथ आप criminal force भी यूज कर रहे हो या assault कर रहे हो, डरा के ले लेते हो उससे, ठीक है। Then assault or criminal force in attempt to wrongfully confine a person. किसी को कन्फाइन करना चाह रहे हो, आप बोल रहे हो कि चुपचाप कमरे में जा, और आप फिर असॉल्ट यूज कर लेते हो, डरा देते हो, क्रिमिनल फोर्स धक्का मारते हो उसे अंदर, दैट इज 357। 358 इज ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब यहाँ पे प्रोवोकेशन हो जाएगी तो एक्सेप्शन हो जाएगा, इसको आप कनेक्ट कर लेना। ऊपर हमने बहुत सारे सेक्शंस कनेक्ट किए थे प्रोवोकेशन के साथ, 334 एंड 335, और उसके साथ साथ 353। Now let's come to the last part. ये हमारा लास्ट पार्ट है, और उसके बाद क्या मैंने लास्ट बोला और आपने बोला लास्ट है, कोई बात नहीं, खत्म कर लेते हैं। चलिए
थोड़ा सा यहीं तक करेंगे, हम रेप वगैरह में नहीं जाएंगे। हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है ये वाले। ठीक है, सो 359 से 374, these are some sections, they talk about kidnapping. Okay, now kidnapping की डेफिनेशन तो सिर्फ इतना बोलती है कि किडनैपिंग दो तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप एंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, 359 सिर्फ इतना बोलता है कि ये दो तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप एंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। 360 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, माने व्हेन यू टेक समवन आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। एंड देन कम्स किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, जो इंपॉर्टेंट है। नाउ किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर भी सर एजेस की बात करी गई है। सो कितनी एज होनी चाहिए किसी की टू बी किडनैप्ड। ठीक है, सो 16 और 18 इसके अंदर एजेस दी गई हैं। जब आप इतनी उम्र के बच्चों को लॉफुल गार्जियन की गार्जियनशिप से बाहर ले जाते हो, ठीक है, एंड यू हैव द नॉलेज कि आप किसी की लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर लेके जा रहे हो, नॉलेज की बात हो रही है, इंटेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किडनैपिंग में इंटेंट डज नॉट मैटर, देयर शुड ओनली बी नॉलेज कि बच्चा सो एंड सो उम्र से छोटा है एंड मैं बच्चे को लॉफुल गार्जियनशिप की कंसेंट के बिना, विदाउट कंसेंट, लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर लेके जा रहा हूं। और उसके लिए आप उसको इंड्यूस या एंटाइस करते हो, इंड्यूस और एंटाइस, दैट इज व्हेन यू किडनैप समवन। ठीक है, एब्डक्शन क्या होता है, एब्डक्शन होता है जब एक तो ये उम्र का कोई बार नहीं रहता। ठीक है, उम्र का कोई बार नहीं है इसमें, द पर्सन इज नॉट अ माइनर एंड you are actually using force or the fear of injury, बल का प्रयोग करते हो आप, that is when abduction happens। ठीक है, इसके ऊपर इसकी डिफरेंसेस के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे केसेस हैं, वरदराजन जैसा केस एंड ऑल दैट, इन पे बड़ी अच्छी अच्छी बातचीत हुई है अबाउट एब्डक्शन एंड किडनैपिंग। ठीक है, सो अब जैसे अगर आप एब्डक्शन की डेफिनेशन पे आओगे ना, एक्चुअल में नाउ अभी आपने क्लियर कर दिया, पीपल हु हैव सीन दिस मूवी ना, ये गंगाजल, हाँ जी, गंगाजल है, नहीं गंगाजल नहीं, दूसरी एक और मूवी जो इसने बनाई है, इसका प्रोड्यूसर ये है ना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बड़ा फेमस, वो अच्छी मूवी बनाता है सोशल थिंक, उसकी एक दूसरी मूवी भी है, उसमें दिखाया है एब्डक्शन बिजनेस में। अच्छा, आई एम नॉट वेरी अवेयर सर। अच्छा, सो किडनैपिंग के अंदर इंटाइसिंग और इंड्यूसिंग यूज होता है ना, एब्डक्शन के अंदर क्या यूज होता है, बाय फोर्स कंपेल्स और बाय डिसीटफुल मींस इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो डिसीटफुल मींस मैं कहता हूं किसी को कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो, वो हॉस्पिटल में है, यहाँ पे है, वहां पे है, तो मैंने उसको डिसीटफुल मीन से इंड्यूस किया, या फिर मैंने उससे फोर्स लगाया, मैं उठा के ले चला। ठीक है, तो वो एब्डक्शन होता है, यहाँ पे एज का कोई मामला ही नहीं है, फोर्स से उठा के ले जाओगे तो वो एब्डक्शन होगा। और वहीं पे किडनैपिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, whoever takes और entices, टेक्स है या एंटाइसेस है, एनी माइनर 16 साल का अगर वो मेल है और 18 साल की अगर वो फीमेल है, और ऑफ एनी अनसाउंड माइंड आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, तो वो किडनैपिंग हो जाती है। ठीक है, ओके, कमिंग बैक नाउ, अब इसके आगे सारे एग्रेवेटेड फॉर्म्स हैं किडनैपिंग और एब्डक्शन के। एब्डक्शन
जब किसी गलत आशय, जब किसी गलत इंटेंशन के साथ होती है तब उसको ऑफेंस माना जाता है। तो आगे इन्होंने एग्रीवेटेड ऑफेंसेस बता दिए हैं। अब क्या क्या है एग्रीवेटेड ऑफेंसेस? अगर आप किसी माइनर को ले जाते हो बेगिंग के लिए, एब्डक्शन करते हो इन ऑर्डर टू मर्डर समवन, किडनैप करते हो रैंसम के लिए, फिरौती मांगते हो, एब्डक्ट करते हो सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए किसी को, या फिर कंपेल करने के लिए टू मेक अ लेडी मैरी यू, किसी माइनर गर्ल को प्रोक्योर करते हो, इसमें भी आप एज चेक करना माइनर में क्या है, 18 होनी चाहिए। इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अब आप बाहर के देश से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, बच्चों का ट्रैफिकिंग कर रहे हो, एग्रीवेटेड ऑफेंस है। देन ग्रीवियस हर्ट या स्लेवरी करते हो, दैट इज एग्रीवेटेड ऑफेंस। रॉन्गफुल कंसीलमेंट करते हो, कन्फाइनमेंट में रखते हो, या फिर किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। अब आपको दिखता है कोई बच्चा, गुजराती फैमिली का बच्चा, उसे इतना गोल्ड पहना रखा है, घुमा रहे हैं इधर से उधर, और आप उसको उठा के ले जाते हो और उसका गोल्ड वगैरह चुरा लेते हो, दैट कम्स अंडर 369। देन अभी याद आ गया मेरे को मूवी का नाम, जैसे प्रकाश झा की मूवी है अपहरण, उसमें दोनों अभी जो आपने समझाया ना, अब क्लियर हो जाता है, उसमें डिस्टिंग्विश हो जाता है, उसमें किडनैपिंग भी है और उसमें एब्डक्शन भी है। बिजनेसमैन का उसमें एब्डक्शन होता है और बच्चे का किडनैपिंग होता है। बड़ा अच्छा दिखाया। He actually touches the social fabric of society. मूवी बनाता है, बहुत अच्छा दिखाया उसने। राइट सर, एग्जैक्टली। 370 से हम ट्रैफिकिंग की बात करना शुरू कर देते हैं। ट्रैफिकिंग होता है आप किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और पैसा वैसा कमाने के लिए। क्या कोई आर्टिकल है क्या जो ये चाइल्ड फोर्स लेबर ट्रैफिकिंग वगैरह की बात करता है, प्रोहिबिट करता है? 23 नहीं 28। 28 आप फिर मेरे को मोटिवेट करते हो ना। 23 एंड 24। अच्छा 28 29 माइनॉरिटी वाले मुझे याद। या 23 एंड 24 मैंने पहले सही बोला था, 23 बोला। मैंने बोला ना, आप गलत बोलते ही इसीलिए ताकि मैं बता पाऊँ। चलो एनीवेज 370 है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। 370A है एक्सप्लॉइटेशन। अब आपने ट्रैफिक कर लिया, उसके बाद आप एक्सप्लॉइट करते हो। इट मे बी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटमेंट और एनी अदर एक्सप्लॉइटमेंट। आप उनमें से काम करवाओ या कुछ करवाओ। 23-24 किस कनेक्शन में मिला आपने? आईपीसी को बोला सर। आर्टिकल 23 और 24 प्रोहिबिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 और 24 प्रोहिबिट करता है कि आप फोर्स लेबर नहीं करोगे, ट्रैफिकिंग नहीं करोगे, इस तरीके से नहीं करोगे। हाँ जी, ठीक है। देन हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स। स्लेवरी को हमने हटा दिया था बहुत पहले। स्लेवरी, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का भी एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में। That is 15 last and 14 में है। 15 14 is the equality before law, but 15 is discrimination on the basis of caste, creed. हाँ 15 नहीं, I think 17. 14 is equality. 15 15 and 16 is social equality. गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसेज में आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 15 16। 17 इज अनटचेबिलिटी। ठीक है। 18 में है टाइटल्स को प्रोहिबिट करना। 19 में आपका स्पीच एंड एटसेट्रा। देन 20 इज अरेस्ट। 21 इज लाइफ। एंड फिर हमने 23 24 हमारा वो देखा, स्लेवरी एंड ऑल दैट, ये लेबर वगैरह। सो 371 इज हैबिचुअली डीलिंग इन स्लेव्स। अभी हमने पीछे कौन सा सेक्शन देखा था जहाँ पे हैबिचुअली डीलिंग इन चाइल्ड स्टीलिंग एंड मर्डर था? चाइल्ड स्टीलिंग एंड मर्डर 310 करेक्ट। 2 घंटे नहीं हुए क्लास को शुरू हुए और सेक्शन चलो एनीवेज 372 is selling minor for purpose of prostitution and buying minor। 373 में selling and buying, and 374 में unlawful compulsory labor।
सो आप किसी से भी कंपल्सरी लेबर करा रहे हो विच इज अनलॉफुल, इट्स गोना कम अंडर 374, राइट? सो दैट एक्चुअली तो आज मैंने प्लान किया था थोड़ा और आगे तक जाने का, बट हो गया टाइम आई थिंक, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक बहुत है। इफ एनीबडी हैज एनी questions or any queries, any contribution